बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 801 माह। जल्द ही कैतियान फिर से निजी कमरे में वापस चली गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अगर उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार उसने ऐसा काम पहली बार किया था। कैशाओ, क्या वो इतनी जल्दी वापस आ गया? क्या पैसा तैयार है? ये देखकर कि कैतियान वापस आ गया है, धमकाने वाले नेता ने जल्दी से पूछा। हालांकि कैतियान पहले ही उसके अनुरोध पर सहमत हो गया था, लेकिन उसे मिलने से पहले वो हमेशा थोड़ा असुरक्षित था। आखिरकार पैसा कोई छोटी रकम नहीं थी। जो इतना तेज है, क्या आपको मुझे तैयारी के लिए समय देना होगा? कैतियान ने कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसकी व्यवस्था कर ली है। पैसा पहले से ही तैयारी में है और जल्द से जल्द आपको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। धमकाने वाला नेता ये भी सोचता है कि कैतियान ने जो कहा वो उचित है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही कैतियान के पिता किंग प्रांत के एक प्रसिद्ध अमीर आदमी है, लेकिन कम समय में इतनी नकदी निकालना इतना आसान नहीं है। सियाय तियान के साथ एक अधेड़ो उम्र का आदमी भी था। उसके हाथ में रेड वाइन थी जो जाहिर तौर पर महंगी थी। कैतियान लुए ने घबराते हुए कहा, इसे हर किसी पर डालो। आदमी ने सभी के लिए रेड वाइन डाली और कैतियान ने कहा, इस पे के बाद भले ही हमारा समझौता हो जाए, आपके पैसे लेने के बाद किसी को भी इसके बारे में आधा शब्द भी कहने की अनुमति नहीं है। वो पक्का है। उन गैंगस्टरों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन लालच में उन्होंने प्याले की सारी शराब पी ली। उनके लिए यदि यह आकस्मिक संयोग न होता तो वे जीवन भर इतनी अच्छी शराब नहीं पी पाते। मेरा ये वाइन पीने का मूड नहीं था। हालांकि कैतियान को अपनी ओर घूरते देखकर उसे इसे पीना पड़ा। मेरा कहना है कि इस वाइन का स्वाद वाकई अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अक्सर सीनियर क्लबों में जाते हैं उन्हें लगता है कि इस वाइन का स्वाद बहुत अच्छा है। ये देखकर कि सभी ने कप में शराब पी ली है, कैतियान को घबराहट महसूस होती है और उसके चेहरे पर राहत महसूस होती है। फिर वो चुपचाप अपना कप नीचे रख देता है और दूसरों से बात करता है। दूसरों को अभी भी कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया और सीटों के बीच का माहौल बहुत अच्छा था। कई गैंगस्टर आने वाली अच्छी जिंदगी की चाहत से भरे हुए थे। वे अच्छे मूड में थे और उन्होंने खूब शराब पी। हालांकि वे इतने बूढ़े थे कि सियाय तियान के साथ रिश्ते के बारे में चिंतित थे, लेकिन कई तियान ने जानबूझकर उनसे बातचीत करने के लिए कहा और उनका मूड शांत हो गया और उन्होंने बहुत सारी शराब भी पी ली। रात्रि भोज के बाद लोग एक के बाद एक चले गए। हालांकि जाने से पहले वे गैंगस्टर कैतियान को याद दिलाना नहीं भूले थे कि उन्हें जल्द से जल्द पैसे दे, अन्यथा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। सियाय तियान ने केवल स्पष्ट रूप से धमकी भरे शब्दों का जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उनके व्यक्तित्व से परिचित कराया और भ्रमित भी किया, लेकिन उन्होंने पूछा भी, क्या उस दवा में कोई समस्या है? सभी लोगों के चले जाने के बाद कैतियान ने गृहस्वामी से पूछा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो युवा मास्टर, गृहस्वामी ने कहा। कुआ, कैतियान ने जिम्मेदार चेहरे के साथ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ऐसा कहा जाता है कि गैंगस्टर और बूढ़ा आदमी खुद ही भाग जाते हैं। हालांकि वे बहुत अधिक शराब पीते हैं। वे सभी सोचते हैं कि वे नशे में नहीं हैं, शांत हैं और उन्हें गाड़ी चलाने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि जब गैंगस्टरों की कार आधी सड़क पर थी तो गाड़ी चलाने का प्रभारी गैंगस्टर अचानक तेज हो गया और उनके सामने एक बड़े ट्रक से जा टकराया। ट्रक तो ठीक था, लेकिन बदमाशों की कार खराब हो गई थी। स्वाभाविक रूप से उसमें मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। लाओयू की स्थिति उन गैंगस्टरों से ज्यादा बेहतर नहीं है। जब वो सड़क के बीच में गाड़ी चला रहा था तो कार अचानक अनियंत्रित हो गई। उसने सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लैंप पर प्रहार किया। क्योंकि गति बहुत तेज थी, कार का पूरा सिर नष्ट हो गया था और कार में लाओयू का सिर सीधे टूट गया था, इसलिए उसने पहली बार में सांस नहीं ली। इस समय हुआन फैंग को नहीं पता था कि उनके लिए क्या पुराना था। वो अपना रात्रिभोज समाप्त करने के लिए सुयुमो के साथ गया और फिर इधर उधर टहलने लगा। फिर उसने उसे वापस भेज दिया। मूल रूप से हुआन फैंग ने सिनेमा जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुयुमो ने जाने से इनकार कर दिया। वो शर्मा गया और सख्त मना कर दिया। हुआन फैंग केवल अफसोस के साथ उसे वापस भेज सका। सचमुच सिनेमा देखने नहीं जा रहे? जब वो सुयुमो के आवास के नीचे पहुंचा तो हुआन फैंग ने कुछ उदासीनता के साथ पूछा। नहीं, सू ने लाल चेहरे के साथ कहा। नहीं जाना ठीक है, यहाँ भी वैसा ही है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, देखा जाएगा। सू यूमो स्वाभाविक रूप से जानती है कि हुआन फैंग का विचार क्या है। वो सिर हिलाकर मना कर देता है। ये ठीक है, मैं इसे एक चुम्बन दूंगा। हुआन फैंग सू यूमो के करीब आ रहा है। बस एक पल, देखे हुआन फैंग करीब हो गया है। स्थान सीमित है, सुभाषा फोम को छिपाना आसान नहीं है। केवल आशा है कि हुआन फैंग वास्तव में सिर्फ चुम्बन। बिल्कुल, हुआन फैंग ने कहा कि वो पहले ही सुयुमो को चूम चुका है। सुयुमो ने बस थोड़ा संघर्ष किया, फिर उसने हुआन फैंग की कमर के चारों ओर अपने हाथ रखे और सहयोग किया। हुआन फैंग वास्तव में चुंबन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी देर तक, इसलिए उन्होंने कार में एक दूसरे को दिल से चुमा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कार के पास कोई है। बेंग बेंग, कार की खिड़की को बाहर से खटखटाया गया, जिससे सुयुमो भी जाग गई जो हुआन फैंग की कोमलता में नशे में थी। उसने कुछ असमंजस में हुआन फैंग को दूर धकेल दिया और अपने सामने हुआन फैंग द्वारा बनाए गए थोड़े गंदे कपड़ों को सुलझाया। जब हुआन फैंग ने सुयुमो को अपनी बाहें छोड़ते देखा तो वो उस बाहरी व्यक्ति से बहुत परेशान हुआ जिसने उसके अच्छे कार्यों में बाधा डाली। उनके पास कोई दृष्टि ही नहीं थी। कार से बाहर देखने पर हुआन फैंग ने एक महिला को वहां खड़ा देखा। हुआन फैंग इस महिला से परिचित थे। हालांकि हुआन फैंग को यकीन था कि वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। इस समय सु युमो भी ये देखने के लिए मुड़ी कि बाहर कौन है, लेकिन फिर उसकी हरकतें रुक गई और उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। युमो, तुम्हें क्या हो गया है? हुआन फैंग ने सु युमो की अभिव्यक्ति देखी और पूछा, लेकिन फिर हुआन फैंग का चेहरा भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने बस यही सोचा कि बाहर की महिला परिचित है। उसने एक पल के लिए भी इसके बारे में नहीं सोचा। अब सुयुमो को देखते हुए उसने अंततः विचार किया, बाहर की महिला सुयुमो से काफी मिलती जुलती थी, बस थोड़ी अधिक महान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो परिचित महसूस कर रही थी।
जब बाहर की महिला ने देखा कि दरवाजा खुलने में देर हो रही है तो वो थोड़ा परेशान हो गई। सु यूमो ने इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और महिला से चिल्लाकर कहा, माँ। सु यूमो के नाम ने हुआंग फैंग को लगभग दरवाजा खोलने ही नहीं दिया, इसलिए वो तुरंत रुक गया। ऐसे में क्या वो भविष्य में अपनी सास से मिले? एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 802 जैसे को तैसा नहीं, मैंने बस अपनी होने वाली सास के सामने उसकी बेटी को धमकाया, जो शर्मनाक था। हुआंग फैंग ने अजीब ढंग से सोचा, मत कहो, अब उसे सु यूमो के परिवार की सहमति नहीं मिली है। भले ही उसका परिवार सहमत हो, लेकिन बड़ों के सामने अंतरंग होना उतना ही शर्मनाक है। हालांकि हमें जिसका सामना करना चाहिए वो अभी भी सामना करना बाकी है। हम हर वक्त कार में छुपे नहीं रह सकते। तो हुआंग फैंग केवल दरवाजा खोल सकता है, बाहर जा सकता है, सु यूमो की मां को देख सकता है और चिल्ला सकता है, अच्छी आंटी। इस समय हुआंग फैंग ने पाया कि सु यूमो की मां अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर कई अंगरक्षक थे और हुआंग फैंग के अभिवादन के कारण सु यूमो की मां बेहतर नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और हुआंग फैंग की ओर भी नहीं देखा, जिससे हुआंग फैंग चुपचाप रोने लगी। स्थिति अच्छी नहीं है। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? सु यूमो ने यह भी देखा कि उसकी माँ का चेहरा अच्छा नहीं था। उसने सोचा कि उसे और हुआंग फैंग को उसकी माँ ने देखा था। सु यूमो शर्मा गई, लेकिन वो चिंतित भी थी। क्या क्या मैं नहीं आ सकता, या आप मुझे देखना नहीं चाहते? सु यूमो की माँ ने खराब स्वर में कहा। नहीं, तुम मुझे आने से पहले क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हें ले लूंगा, सु यूमो ने कहा। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तो क्या मैं अब भी वो दृश्य देख सकता हूँ? सु यूमो की माँ ने कहा, मूल रूप से मुझे बताया गया था कि आपने किंग प्रांत में एक वस्तु के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा कि यह सच था। माँ, मेरी बात सुनो, सु यूमो ने उत्सुकता से कहा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं पहले ऊपर जाऊं? आप पूरी रात यहीं रुकेंगे? सु यूमो की माँ ने टोक दिया। माँ, चलो ऊपर चलते हैं, सु यूमो ने कहा और फिर हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, हुआंग फैंग, आप पहले वापस जाएं। सु यूमो स्पष्ट रूप से पहले अपनी माँ से बात करना चाहती है और फिर हुआंग फैंग के बारे में बात करना चाहती है। अन्यथा उसे डर है कि उसकी माँ हुआंग फैंग में गलती निकालेगी। उनकी माँ के अभी के प्रदर्शन को देखते हुए ये बहुत संभव है। इससे पहले कि हुआंग फैंग कुछ कह सके, सु यूमो की माँ ने कहा, तुम क्यों जाना चाहते हो? अपने दोस्त को साथ में चलने के लिए बुलाओ, माँ को उससे कुछ कहना है। लेकिन सु यूमो स्पष्ट रूप से नहीं चाहती कि हुआंग फैंग इस समय अपनी मां का सामना करे। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा भागने का नहीं है। वैसे भी वो सु यूमो के परिवार की सामान्य स्थिति को पहले से ही जानता है। देर सबेर ऐसा दिन आएगा, छुपने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग को आते देखकर सु यूमो को कहना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब उसने हुआंग फैंग को देखा तो वो बच नहीं पाए। सु यूमो की मां ने हुआंग फैंग को देखा और आश्चर्यचकित लग रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। ये पहली बार है जब उसने हुआंग फैंग को देखने के बारे में सोचा। दरअसल सु यूमो की मां को कुछ दिन पहले एक संदेश मिला कि उनकी बेटी को किंग प्रांत के एक ग्रामीण इलाके के एक व्यक्ति से प्यार हो गया है। उसकी पहली प्रतिक्रिया इस पर विश्वास न करने की थी। हालांकि उनकी बेटी हमेशा परिवार की शादी की व्यवस्था से नाराज रहती थी, लेकिन वह भी प्रयासों से अपनी शादी तय करना चाहती थी। हालांकि वो जानती है कि उसकी बेटी की दृष्टि कमजोर नहीं है। राजधानी में इतनी सारी उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं इसे नहीं देख सकती। वो देहात के किसी व्यक्ति को कैसे देख सकती है? हालांकि वो अपने दिल में इस पर विश्वास नहीं करती, फिर भी वो थोड़ी असहज है। हो सकता है कि उसकी बेटी वास्तव में प्यार में हो, लेकिन वस्तु ग्रामीण इलाके का कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसने अपनी बेटी की हाल की स्थिति की जांच करने के लिए किसी को भेजा। अप्रत्याशित रूप से उसकी बेटी वास्तव में प्यार में है और वस्तु वास्तव में ग्रामीण इलाके का एक व्यक्ति है। इस स्थिति ने उसे तुरंत क्रोधित कर दिया। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि रिश्ता अभी शुरू हुआ है, इसलिए उसने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और जियांगजू चली गई। वो कैसे नहीं सोच सकती थी कि जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वो अभी ये दृश्य देखेगी। उस वक्त उसके फेफड़े फटने वाले थे। अब उसने देखा कि उसकी बेटी अभी भी उस युवक की रक्षा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वो अधिक क्रोधित थी। वो हुआंग फैंग से एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। हुआंग फैंग और उनकी पार्टी ऊपर चली गई, लेकिन सु यूमो की मां के साथ आए अंगरक्षक कमरे में नहीं गए, लेकिन दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। हुआंग फैंग को उनसे एक तेज सांस महसूस हुई, जो पहले पेंग परिवार के अंगरक्षक के समान थी, संभवतः कुछ कौशल के साथ। जब हुआंग फैंग के तीनों कमरे में आए तो जी मेंगजिया और तांग मुक्सु दोनों वहां थे। उन्होंने सोचा कि केवल सु यूमो ही वापस आए हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि एक से अधिक व्यक्ति अंदर आ रहे थे। आंटी, आपको क्या परेशानी है? जब जी मेंगजियाओ ने सु यूमो की मां को देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा। वो और सु यूमो घनिष्ठ मित्र थे और स्वाभाविक रूप से वे सु यूमो की मां को जानते थे। टैंग मुक्यू की अभिव्यक्ति इस समय भी वैसी ही थी। जाहिर है उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि सु यूमो की मां पहले आई थी। गुंजन, सु यूमो की मां ने ठिठुरते हुए कहा और कुछ असंतोष के साथ कहा, तुम भी यूमो के सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें पता है कि वो प्यार में है और तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल गया है, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? जब जी मेंगजियाओ और तान मुक्सु ने हुआंग फैंग को देखा जो दरवाजे के पीछे चल रहा था, तो उन्हें पता चला कि हुआंग फैंग और सु यूमो के बीच संबंध के बारे में सु यूमो की मां को पता था। माँ, ऐसा व्यक्ति क्या है? उसका नाम हुआंग फैंग है। उसे आपकी बेटी ने चुना था। जब आप बोलते हैं तो आप लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, सु ने असंतोष से कहा। क्या मैं गलत हूँ? क्या उसका परिवार ग्रामीण इलाकों से है? उसने एक साधारण विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। क्या उसने पहले आपकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया था? आपको ऐसा व्यक्ति क्यों पसंद है? क्या आपने उसे धोखा दिया है? सु यूमो ने उससे कहा। माँ, जाहिर है आने से पहले उसने हुआंग फैंग की स्थिति की जांच की थी। मुझे उसने धोखा नहीं दिया, मैं तो बस उसे पसंद करता हूँ, सु यूमो ने कहा। उसकी तरह अपनी पहचान मत भूलना। सु यूमो की मां ने उसे याद दिलाया कि उसके बाद उसने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, क्या हुआंग फैंग सही है?
मेरी बेटी शाही राजधानी में एक प्रसिद्ध महिला है। हमारे परिवार में एक आधिकारिक क्षेत्र में बहुत प्रभाव। मेरी बेटी भविष्य में उन प्रतिभाशाली युवाओं से शादी करेगी। क्या आपको लगता है कि आप उसके योग्य हैं? यदि आप उसे पसंद करते हैं तो आपको उसके लिए सोचना चाहिए और उसे एक अच्छा जीवन जीने देना चाहिए। आप सु युमो और क्या कहना चाहती थी? हुआन फेंग ने उसे रोक दिया और फिर उसने सु युमो की मां की ओर देखा और कहा, आंटी, आप युमो की मां हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने अभी जो कहा वो सही है। मैं ग्रामीण इलाके से हूं। मुझे नहीं लगता कि यह बुरा है। मुझे नहीं लगता कि मैं युमो के लायक हूं। लेकिन आंटी, अगर आप वास्तव में बात करना चाहती हैं तो आपको उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। उसकी पसंद का सम्मान करें। वो अब आप पर मोहित हो गई है। क्या मैं उसे भटकते हुए देखूं? सु युमो की मां ने उपहास के साथ कहा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 803 आवश्यकताएं। गलत रास्ता। चाची को कैसे पता चला कि यह गलत रास्ता है? हुआन फेंग ने कमजोरी न दिखाने के लिए कहा। आंटी, हुआन फेंग एक बहुत अच्छी इंसान है। वो महत्वाकांक्षी है और कड़ी मेहनत करने को तैयार है। इस समय टैंग मुक्सु, जो उसी समय देख रहा था, ये कहने में मदद नहीं कर सका कि यद्यपि उसने सु युमो की मां को नीची दृष्टि से देखा था, लेकिन टैंग मुक्सु को अपनी ही मां की परछाई दिख रही थी। यदि हुआन फेंग उसका प्रेमी होता और उसके परिवार को मिल जाता तो घर पर भी यही प्रतिक्रिया होती। और टैंग मिक्स्यू स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि हुआन फेंग को नीची दृष्टि से देखा जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति सु युमो की मां है या उसका अपना परिवार, भले ही वो जानती हो कि उसके प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तांग मुक्सु को भी अपने मन की बात बतानी होगी। हाँ आंटी, हुआन फेंग लोग वास्तव में अच्छे हैं और वे युमो बहन के लिए भी अच्छे हैं। जी मिंगजियाओ ने यह भी कहा कि हालांकि वो सामान्य समय में हुआन फेंग से मिलना पसंद करती है, इस समय जब उसे हुआन फेंग को बोलने में मदद करनी चाहिए तब भी वो हुआन फेंग की मदद करेगी। हालांकि उनके शब्दों से सु युमो की मां का मन नहीं बदला। उसने हुआन फेंग की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, आप कैसे हैं? प्रेरित हैं? तो क्या हुआ? उनमें से कितने अंततः सफल हो सकते हैं? मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से करने के लिए सहमत नहीं होंगी। माँ, आखिरकार क्या आप मेरी शादी राजधानी के उन सज्जनों से नहीं करना चाहती? क्योंकि उनसे शादी करने से परिवार को मदद मिल सकती है ना? सु ने मरी हुई आवाज में कहा। उनसे शादी करने में क्या बुराई है? भविष्य में बिना किसी चिंता के खाना पीना और ग्रामीण इलाकों में रहने की तुलना में समृद्ध जीवन जीना बेहतर है। सु युमो की मां ने कहा। इसके अलावा यह मत भूलो कि तुम भी सदस्य हो। सु परिवार द्वारा प्रदान किए गए बेहतर जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन परिवार के लिए कुछ योगदान देने का भी दायित्व है। मुझे अपने परिवार के लिए योगदान देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जीवन भर अपनी खुशियों का त्याग नहीं करूंगा। सु युमो ने जोर दिया। ओह, आप अभी भी किस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं? सु युमो की मां ने कहा। हाँ, हमने आपसे वादा किया था कि यदि आपकी कंपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है तो आप अपना पति चुन सकती हैं। हालांकि आपने अभी तक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है और यदि आप ऐसा करते हैं तो भी हम जीतेंगे। मैं आपको ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमत नहीं हूँ। युमो द्वारा पति चुनने के लिए आपके द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए मुझे किस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, आंटी? हुआन फेंग ने पूछा। क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी? सु युमो की मां ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मानक दूंगी। मैंने सुना है कि तुमने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है। यदि आपका उद्यम 3 साल के भीतर घरेलू निजी उद्यम का पहला स्थान हासिल कर सकता है तो मैं आपसे और युमो से सहमत हूँ। माँ, तुम बहुत ज्यादा हो, यह असंभव है। उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को सुनने के बाद सु युमो ने हुआन फेंग का उल्लेख नहीं किया, जो एक छोटी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था, जो अब निजी उद्यमों में समूह का बॉस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। शून्य से शुरुआत करने के लिए उन्हें 3 साल दिए गए, लेकिन वो इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके। इसलिए ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सीधे तौर पर हुआन फेंग को उसके साथ संवाद करने से रोकना है। और जी मेंगजियाओ और तांग मिक्स्यू का दृष्टिकोण समान है, जो बिल्कुल भी असंभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि तियानजियाओ समूह को वर्तमान पैमाने तक विकसित होने में 2 या 3 साल लगे हैं, जो एक चमत्कार है। अगर हम 3 साल में पहला निजी उद्यम हासिल करना चाहें तो ये बिल्कुल असंभव है। ये लगभग असंभव है। यह मुझ पर है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए वे सहमत हो गए। उनका चेहरा एकदम शांत था और उनमें कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। हुआन फेंग, आवेगी मत बनो। तुम इस शर्त का वादा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, जी मिंगजियाओ ने उत्सुकता से कहा। यह सही है हुआन फेंग, यह असंभव है, तान मुक्यू ने भी कहा। सु युमो हुआन फेंग को देखती है और उसका आत्मविश्वास भरा चेहरा देखती है। वो क्या मनाना चाहती थी, कह न सकी। हुआन फेंग के भरोसेमंद वादे को देखकर उसके दिल में एक छोटी सी कल्पना जाग उठी। शायद हुआन फेंग ऐसा कर सकते हैं, हालांकि यह लगभग असंभव है। क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? हुआन फेंग ने जी मिंगजियाओ और तांग मुक्सु को देखा और फिर उसने सु युमो की मां की ओर देखा और कहा, आंटी, मैंने आपकी शर्तों का वादा किया है। मैं केवल आशा करता हूं कि आप इन 3 वर्षों में युमो के लिए कोई शादी की व्यवस्था नहीं करेंगे। जब मैं मिलूंगा आपकी जरूरतें, आप भी अपना वादा निभा सकते हैं और युमो और मुझे दोबारा नहीं रोकेंगे। सु युमो की मां इस बार झिझकी। हुआन फेंग को इतना निश्चिंत देखकर वो उसके अनुरोध पर सहमत हो गई। हालांकि वो जानती थी कि हुआन फेंग इसे बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकता, फिर भी वो थोड़ा झिझक रही थी। हालांकि ये शर्त मूल रूप से उसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी और उसने ये भी सोचा था कि हुआन फेंग इसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने इसके बारे में सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। हालांकि यदि आप इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहते हैं 3 साल, कृपया अपनी पहल पर चले जाओ और मेरी बेटी की दुनिया में दोबारा मत आना। उसके बाद उसने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, और तुम बात करती हो, अगर वो 3 साल में नहीं आता है तो तुम्हें परिवार की व्यवस्था सुननी चाहिए और कुछ खास नहीं करना चाहिए।
मूल रूप से सु यूमो और जी मिंगजियाओ के पास अपने खाली समय में केवल 2 साल बचे थे। अब कुछ महीने जोड़ना असंभव नहीं है। उस वक्त हम यह नहीं कह सकते कि हमने उन्हें मौका नहीं दिया। हमारी बेटी ही परिवार की व्यवस्था का पालन कर सकती है। हुआन फेंग ने सु यूमो की ओर देखा और कहा, यूमो, मेरा विश्वास करो। ठीक है, सु यूमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और फिर अपनी मां की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ 3 साल बाद अगर हुआन फेंग इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है तो मैं उससे शादी कर लूंगा जिससे तुम मुझसे शादी करवाना चाहोगी। क्या आपको इस बच्चे पर इतना भरोसा है? सु यूमो की मां ने पूछा। बेशक, जिस आदमी को मैं चुनता हूँ उसे उस पर भरोसा होना चाहिए, सु ने दृढ़ता से चेहरा बनाकर कहा। अच्छा, मुझे आशा है कि तुम्हें तब पछतावा नहीं होगा। सु यूमो की मां ने हुआन फेंग को एक जटिल नजर से देखा और कहा, मैं आज रात होटल में रह रही हूँ। जब उसका काम पूरा हो गया तो वो मुड़ा और चला गया। सु यूमो उसे छोड़ने के लिए बाहर नहीं गई। हुआन फेंग, आप इतने भ्रमित क्यों हैं? क्या आपने बहन यूमो को नुकसान पहुंचाया है? जैसे ही सु यूमो की मां चली गई, जी मिंगजियाओ ने हुआन फेंग से शिकायत की। जी मिंगजियाओ की राय में हुआन फेंग ने बहन यूमो से परामर्श किए बिना इस असंभव आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की जो बहन यूमो के लिए पूरी तरह से हानिकारक था और उसकी आखिरी उम्मीद गायब हो गई। भले ही बहन यूमो ने पिछले 3 वर्षों में अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया हो, लेकिन हुआन फेंग ने जो कहा उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 804 किसी चीज को देखना। मिंगजियाओ, ऐसा मत कहो। अगर मेरा परिवार मुझे हुआन फेंग के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं देता है तो मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हूँ और अपना पति चुन सकती हूँ। क्या फायदा? सु यूमो का चेहरा इस समय भी मुस्कुरा रहा था। जाहिर है, उसका मूड उतना बुरा नहीं था जितना जी मिंगजियाओ ने सोचा था। लेकिन बहन यूमो, चाची ने जो अनुरोध किया है उसे पूरा करना बहुत कठिन है, तान मुक्यू ने भी कहा। क्या ये कठिन है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस समय हुआन फेंग सु यूमो की तरह मुस्कुराहट के साथ भी सु यूमो की मां की तरह गंभीर नहीं है। इसलिए हुआन फेंग और सु यूमो दोनों अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ घटनास्थल पर थे, जबकि जी मिंगजियाओ और तान मिक्सियो, 2 दर्शक, चिंतित थे। तुम कैसे हंस सकते हो? जी मिंगजियाओ ने कहा, क्या ये पूछना कठिन नहीं है? यह उससे भी कठिन है जो हमारे परिवार ने हमसे पूछा था। आप देख सकते हैं कि बहन यूमो ने आपके लिए कितना बलिदान दिया। यदि आपको भविष्य में बहन यूमो के लिए खेद है तो आप ऐसा करेंगे। गड़गड़ाहट से विभाजित सु यूमो ने हुआन फेंग के लिए बहुत त्याग किया। हुआन फेंग को यह पता था अपेक्षाकृत निम्न स्थिति में वो अपने परिवार के नियंत्रण से बाहर हो सकती थी, लेकिन अपने कारणों से उन्होंने इसे और कठिन बना दिया। यह निर्णय उसने इस आधार पर लिया कि वो अपनी वास्तविक स्थिति नहीं जानती थी, जो और भी कठिन था। यूमो, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हुआन फेंग ने यूमो की ओर देखा और कहा। हुआन फेंग, क्या आप निश्चित हैं? इस समय जी मिंगजियाओ ने भी कुछ अजीब चीजें आती देखी। सु यूमो की मां ने ऐसी शर्तें रखी और हुआन फेंग बिना सोचे समझे सहमत हो गए। वो वही शांत शब्द कहना चाहता था जिसका उसने पहले दिखावा किया था। अब सु यूमो की मां चली गई है, लेकिन हुआन फेंग ने अभी भी उनके चेहरे पर कोई तनाव और चिंता नहीं देखी है। या तो हुआन फेंग ने हार मान ली है या उसके पास वास्तव में समझ है। बिल्कुल, हुआन फेंग ने कहा। उससे पहले, यूमो, क्या मुझे तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में बताना चाहिए? या मुझे नहीं पता होगा कि अगली बार जब मैं तुम्हारे परिवार से मिलूंगा तो क्या करूं? आप इसे हर समय अपने से दूर रखने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराते? सु यूमो ने पूछा। वास्तव में मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं अभी आप पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहता। इससे पहले मैं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने तक इंतजार करना चाहता था और फिर आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ आज अचानक आ जाएंगी और मुझे नहीं पता कि उन्हें ये खबर कहाँ से मिल गई। बेशक मैं तुम्हें दोष नहीं देता, हुआन फेंग ने कहा, लेकिन आखिरकार यह हम दोनों का व्यवसाय है। हम आपसे अकेले कड़ी मेहनत कैसे करवा सकते हैं? मैं आपके बारे में बात करूंगा। मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता, सु यूमो ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। वास्तव में हमारे 3 परिवारों की स्थिति लगभग एक जैसी है। इसके बारे में बात करते हुए, यह अभी भी मेरा परिवार है जो थोड़ा खराब है। मेरे चाचा, मेरे दूसरे चाचा और मेरे पिता सभी सरकारी विभागों में हैं। सबसे बड़े चाचा का पद सर्वोच्च है। अब वो मंत्री पद पर है, लेकिन अब वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दूसरे चाचा के पद पर पदस्थापित होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बिना किसी वास्तविक शक्ति के मेरे पिता लगभग उसी स्तर पर है विभाग के और ब्यूरो। वो राजधानी में भी एक पद पर है, स्थानीय स्तर पर नहीं। राजधानी में विभाग स्तर पर बहुत सारे कैडर हैं, इसलिए मेरे पिता के पास भी ज्यादा शक्ति नहीं है। ये बोलते हुए सु यूमो एक पल के लिए रुकती है और फिर कहती है, मेरे कई चचेरे भाई हैं, जिनमें से कुछ राजनीति में हैं और कुछ सेना में हैं, लेकिन वर्तमान में वे बहुत प्रमुख नहीं हैं। इतने सारे लोग हैं। मेरा परिवार किसी पृष्ठभूमि वाले परिवार में मेरी शादी होने का इंतजार करना चाहता है ताकि परिवार को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद उसने जी मिंगजियाओ और तांग मिक्सियो की ओर देखा और कहा, हालांकि उनके परिवार हमसे बेहतर है, जाहिर है उनका विचार भी हमारे जैसा ही है। तो फिर आपका परिवार आपकी भावनाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा? हुआन फेंग ने कहा। हाँ हाँ, ऐसे परिवार में पैदा होने के कारण मैंने बचपन से ही दूसरों की तुलना में बेहतर जीवन स्थितियों का आनंद लिया है। स्वाभाविक रूप से परिवार हमें इसका बदला चुकाना चाहता है, जी मिंगजियाओ ने उपहासपूर्वक कहा। हालांकि भले ही हमारा परिवार बहन यूमो से बेहतर हो, अगर कोई वास्तव में 3 साल के भीतर एक निजी उद्यम शुरू कर सकता है तो एक दूसरे से शादी करना हमारे खिलाफ नहीं होगा। इसलिए मेरी चाची द्वारा प्रस्तावित शर्तें बहुत कठोर है, तांग मुक्यू ने कहा। ये केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि क्षमता की भी बात है, और यह स्पष्ट है कि संपर्क बहुत व्यापक है। इसलिए ऐसा लगता है कि केवल एक ही शर्त है, लेकिन बहुत सारे अर्थ भी हैं। चाहे वो किसी भी तरह की शर्तें रखें, मैं उन्हें स्वीकार ही कर सकता हूँ, है ना? ये सीधे मना करने से बेहतर है, हुआन फेंग ने पूछा। हालांकि इस स्थिति और प्रत्यक्ष अस्वीकृति के बीच क्या अंतर है?
जी मिंगजियाओ ने पूछा। उनके विचार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, इसे हासिल करना असंभव है। बेशक एक अंतर है, अगर मैं थोड़ा प्रयास करूं तो ये स्थिति हासिल की जा सकती है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। डींगे हाँके और थोड़ी मेहनत करें। हुआन फैंग, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला, तुम्हें डींगे हाँकना बहुत पसंद है। जी मिंगजियाओ को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। तांग मिक्सू और सु यूमो भी हुआन फैंग की बातों से झिझक रहे हैं। अभी अभी सु यूमो ने अपनी मां की बात मान ली, जब तक कि यह उसका आखिरी मौका था और कोई अन्य विकल्प नहीं था। बेशक उसके दिल में भी कुछ उम्मीदें थी। हुआन फैंग के बारे में अपनी समझ के साथ हुआन फैंग को बड़ी बातें करने की आदत नहीं थी। कैसे घमंड करें, तुम्हें कुछ दिखाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाओ, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में हुआन फैंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन बैंक खोला। जब वो आज दोपहर को सु यूमो को पैसे हस्तांतरित करने गया तो उसने 200 मिलियन युआन का आदान प्रदान किया और उसे बैंक में रख दिया। हुआन फैंग के मोबाइल फोन बैंक में जमा राशि देखकर सु यूमो के 3 लोग दंग रह गए। जी मेंगजियाओ ने भी अपनी आंखें अतिरंजित रूप से मिली और यह पुष्टि करने के बाद कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा है, उसने हुआन फैंग की ओर देखा और पूछा, हुआन फैंग, क्या आपने बैंक लूटा है? हुआन फैंग ने सीधे जी मेंगजियाओ की बातों को नजरअंदाज कर दिया, मोबाइल फोन वापस ले लिया और फिर 3 लोगों की ओर देखा और कहा, कैसा रहेगा? क्या अब आपको मुझ पर कुछ भरोसा है? हुआन फैंग के शब्दों ने सु यूमो को तुरंत खुश कर दिया। पहले उसने सोचा था कि हुआन फैंग के लिए उसकी मां द्वारा रखी गई शर्तों को पूरा करना लगभग असंभव था, लेकिन अब ये देखकर कि हुआन फैंग के पास इतनी सारी जमा राशि थी, उसे अचानक लगा कि पहले कोई उम्मीद नहीं थी। अब लगता है कि एक निर्णायक मोड़ आ गया है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 805 से संपर्क नहीं किया जा सकता। 200 मिलियन। सु यूमो और उनके 3 दोस्तों ने हुआन फैंग के मोबाइल फोन पर लगभग 200 मिलियन युआन की बचत देखी। हमें यह जानने की जरूरत है कि कुछ समय पहले हुआन फैंग उनकी कंपनी में कई हजार युआन प्रति माह के वेतन पर सुरक्षा गार्ड के रूप में आए थे। इतने कम समय में हुआन फैंग के पास 200 मिलियन युआन की बचत थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जी मिंगजियाओ ने अभी कहा कि हुआन फैंग बैंक लूटने जा रहा था। हुआन फैंग, तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? 200 मिलियन युआन। सु यूमो और 3 लोगों ने इसे देखा है, लेकिन आम लोगों के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा है। हुआन फैंग से पहले सु यूमो बहुत अच्छी तरह से जानता था और यहाँ तक कि उसके किराए के घर भी गया था। ऐसे हुआन फैंग को कम समय में इतना पैसा मिल सकता है, भले ही सु यूमो ने उस पर भरोसा किया हो। इस समय वो हुआन फैंग के पैसे की स्रोत को लेकर भी हैरान था। जी मिंगजियाओ और तांग मिक्सियो दोनों ने हैरान चेहरों के साथ हुआन फैंग को देखा, जाहिर तौर पर उसके मुंह से जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मैं फिलहाल ऐसा नहीं कह सकता। हुआन फैंग ने सु यूमो की ओर क्षमा मांगते हुए देखा और कहा, लेकिन यूमो के बारे में चिंता मत करो। जैसा कि मैंने तुमसे पहले वादा किया था, पैसे के रास्ते में कोई समस्या नहीं है। सही अवसर आने पर ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हुआन फैंग को समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरेज बॉक्स के बारे में सु यूमो से कैसे बात की जाए। ऐसा नहीं है कि वो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बहुत अजीब है। इसके अलावा दृश्य में जी मिंगजियाओ का बड़ा मोह है। कौन जानता है कि स्टोरेज बॉक्स के बारे में जानने के बाद वो हर जगह प्रचार करेगी। उस वक्त उसकी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। ठीक है, मुझे यकीन है कि जब आपको सही लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सु यूमो ने हुआन फैंग पर दबाव डालना नहीं चुना, जैसा उसने पहले किया था। कोई बात नहीं, ये रहस्यमय है। जी मिंगजियाओ हुआन फैंग की जिज्ञासा से संतुष्ट नहीं है, लेकिन उससे असंतुष्ट है। हालांकि सु यूमो नहीं पूछती है और वो पूछने के योग्य नहीं है। हालांकि हुआन फैंग के लिए इतने कम समय में इतना पैसा कमाना और कंपनी को 3 साल में चीन के पहले निजी उद्यम के रूप में विकसित करना असंभव नहीं है, टैंग मुक्यू ने खुशी से कहा। सु यूमो और जी मिंगजियाओ भी बहुत खुश हैं। उनकी पिछली चिंताएं बहुत कम हो गई हैं। हुआन फैंग ने 3 लोगों को अपनी बचत क्यों दिखाई, इसका कारण उनका संदेह दूर करना है। अब लगता है कि असर अच्छा है। ठीक है, देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। आप पहले भी आराम कर सकते हैं। ये देखकर कि उन तीनों ने बहुत आराम कर लिया है, हुआन फैंग जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं तुम्हें विदा करूंगा, सु यूमो ने कहा। नहीं, आप पहले आराम कर सकते हैं, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना, सु यूमो ने कहा। कुआ, सु यूमो के निवास को छोड़ने के बाद हुआन फैंग को महसूस हो सकता है कि कोई उसके चारों ओर देख रहा है। उसकी नजर सु यूमो की मां के आसपास मौजूद एक अंगरक्षक पर पड़ती है। दूसरे पक्ष में कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं लगता है, इसलिए हुआन फैंग आसानी से दूसरा पक्ष दिखा सकता है और दूसरा पक्ष हुआन फैंग को बाहर आता हुआ देखकर चला जाता है। ऐसा लगता है कि यूमो की मां को मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे डर है कि मैं यहाँ रात बिताऊंगा, हुआन फैंग मुस्कुराए और खुद से कहा। हुआन फैंग के चले जाने के बाद तीनों सु यूमो ने तुरंत आराम नहीं किया। वे लिविंग रूम में बैठ गए, लेकिन चर्चा का विषय हुआंग था। बहन यूमो, आपके अनुसार हुआंग फैंग की क्या पहचान है? मुझे नहीं लगता कि वो आसान है, जी मिंगजियाओ ने कहा। यह आसान नहीं है, सु यूमो ने कहा। आपने कहा कि वो पहले किराए के मकान में रहता था और एक सुरक्षा गार्ड था। इतने कम समय में उसके पास इतना पैसा कैसे हो गया? जी मिंगजियाओ ने कहा। हुआन फैंग में पैसा कमाने की क्षमता है, टेन मिक्सियो ने कहा और सु यूमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या तुम्हें उस पर शक नहीं हुआ? जी मिंगजियाओ ने कहा। नहीं, सु यूमो और तांग मिक्सियो ने एक सुर में कहा। मैं तुमसे हार गया, तुम सच में उस पर भरोसा करते हो? जी मिंगजियाओ ने बिना शब्दों के कहा। जब सुयुमो में 3 लोग बातचीत कर रहे थे, तो राजधानी में एक चतुर्भुज में भी 2 लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनके बीच का माहौल इतना अच्छा नहीं था। क्या तुमने अभी तक चेंगफू से नहीं सुना? पेन चेंगफू जैसा दिखने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अधिकार से भरा हुआ है। नहीं, मुझे डर है कि जब मैं फोन करता हूं तो मैं मर जाता हूं। अपना सेल फोन बंद कर देता हूं और संदेश भेजता हूं। महिला ने चिंतित चेहरे वाले पुरुष की ओर देखते हुए कहा।
इसमें चिंता करने की क्या बात है? मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस गुंडा दोस्त के साथ बेवकूफी कर रहा हूँ। ये सब आप ही हैं। मुझे बचपन से इसकी आदत है। जब मैं राजधानी में था तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर सका कुछ दिन। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। क्या आपको ये पसंद है? आप भी इसे खराब नहीं करते? खूबसूरत महिला ने बिना आश्वस्त हुए कहा। हालांकि पहले भी ऐसी स्थिति रही है, इस बार मैं असुरक्षित कैसे महसूस कर सकती हूँ? आप इतना सोचते हैं, चिंता मत करें। जब आप 2 दिन खेलेंगे और पर्याप्त खेल लेंगे तो वह आपकी जानकारी वापस कर देगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। मध्यम आयु वर्ग के जोड़े पेन चेनफू के माता पिता है। इन 2 दिनों में उनका पेन चेनफू से संपर्क टूट गया। पिछली स्थिति के कारण पेन चेनफू ने खेलते समय घर पर फोन नहीं किया, इसलिए शुरुआत में जोड़े ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब भी उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पेन चेनफू को हेड ऑफ खेलने, यहाँ तक कि फोन का जवाब न देने के लिए दोषी ठहराते हैं। आपने कहा कि तान परिवार की लड़की वास्तव में एक असली लड़की है। वो एक अच्छी सम्राट नहीं बनना चाहती है। उसे किंग प्रांत जाना है और चेनफू उसका पीछा करता है। चेनफू उस पर मोहित हो गया है, खूबसूरत औरत ने कहा। तान परिवार की लड़कियों की शादी नहीं हुई है। ज्यादा मत बोलो। तान परिवार द्वारा जाना जाना अच्छा नहीं है। क्या बात है? उनके परिवार ने हमारे परिवार के साथ शादी करने का इरादा किया था, लेकिन वह भागे नहीं। उस खूबसूरत महिला को कहने की परवाह नहीं है। हालांकि सुनो, ये लड़की पहले काफी जंगली रही है। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद है। शादी होने के बाद भी नहीं जानती। क्या तुम दिल थाम सकते हो? आपका बेटा दूसरों से ज्यादा बेहतर नहीं है। चिंता मत करो। जब उनकी शादी होगी तो वे सभी अपने जैसा व्यवहार करेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ में अखबार रखकर हल्के से कहा कि जब वो छोटा था तो वह भी एक लंपट युवक था। शादी के बाद हालांकि वो महिलाओं के साथ भी खेलता था, लेकिन बहुत संयमित था और नियमों को समझता था। ऐसा ही हो, खूबसूरत महिला ने कहा। वास्तव में मुझे लगता है कि सू के परिवार की लड़की सुंदर सुंदर समझदार है। उसका दिल जंगली नहीं है और उसमें अच्छी क्षमता है। शादी के बाद वो एक संस्कारी पत्नी होनी चाहिए, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी है गरीब। सू के परिवार की लड़की के बारे में मत सोचो। वो नहीं जानती कि कई लोग उसे घूर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है। अन्य लोगों की नजरें बुरी नहीं है। सू के परिवार की दहलीज में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। पिछले 2 वर्षों में जो लोग हमारे घर आते हैं उनमें से कई हमसे बुरे नहीं हैं, पेन चेनफू के पिता ने कहा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं। छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 806 तात्कालिकता की भावना। शाही घेरे में सू यूमो की प्रसिद्धि अच्छी नहीं है। हालांकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन सभी पहलुओं में उनकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसलिए इन 2 वर्षों में जो लोग शादी का प्रस्ताव देने के लिए सू के परिवार के पास जाते हैं, वे पहले ही अपने परिवार की दहलीज तोड़ चुके हैं। सू का परिवार जल्दी में नहीं है। एक कारण सू यूमो के साथ पिछला समझौता है। दूसरा कारण यह है कि सू यूमो बहुत लोकप्रिय है। उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं है। अब इतने सारे लोग शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो उन्हें अच्छी जांच और सावधानीपूर्वक स्क्रीनिंग की भी जरूरत है। इसलिए सू यूमो के पास कुछ समय के लिए खाली समय है। हालांकि हुआन फैंग के साथ उसके अफेयर के उजागर होने के बाद उसके पास कम और कम खाली समय बचा है। जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटे तो उन्हें तियान जून से एक बुरी खबर मिली। क्या वे गैंगस्टर मर गए? तुम कैसे मरे? हुआन फैंग ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कैतियान ने अचानक इन लोगों को पहले रात के खाने पर आमंत्रित किया था। कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। सू यूमो के निमंत्रण के अलावा वो कैतियान के क्लब में नहीं गए। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच कुछ घटित होगा। कार दुर्घटना। अधिक जानकारी के लिए आपको पुलिस से पूछना पड़ सकता है, तियान ने कहा। तियान जून को पता है कि हुआन फैंग के जियांगजू पुलिस स्टेशन के प्रमुख के साथ अच्छे संबंध हैं और पुलिस को उनसे अधिक पेशेवर होना चाहिए। ठीक है, मैं कल इसकी जांच करूंगा, हुआन फैंग ने कहा। वैसे पिछली बार आपकी तलवार के साथ क्या हुआ था? आज सू यूमो की मां की उपस्थिति के साथ हुआन फैंग को एक संकट महसूस हुआ। हालांकि वो सू यूमो की तीसरी बेटी के सामने शांत था, फिर भी उसे तात्कालिकता का एहसास हुआ। सू यूमो की मां की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज है पैसा। पर्याप्त धन होने पर ही वो उद्यम को बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। हालांकि केवल पैसा ही पर्याप्त नहीं है। पैसा आवश्यक रूप से उद्यम का विकास नहीं करता है, बल्कि अच्छी परियोजनाओं, रिश्तों, उचित संचालन आदि की भी आवश्यकता होती है। और हुआन फैंग अन्य समय और स्थान पर भी अधिक ध्यान देते हैं। जो स्थान उसके पास आते हैं वे उसके पिछवाड़े वाले क्षेत्र हैं। उन्हें जिस पैसे और अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी वो उनसे मिल सकता है। जो आधुनिक समाज से आते हैं वे अभी भी खजाने हैं जिनका विकास नहीं हुआ है। हालांकि हुआन फैंग कुछ समय के लिए उन जगहों पर रह सकते हैं, लेकिन वो जो समझ सकते हैं वो सीमित है। उदाहरण के लिए तलवार और जादू की दुनिया में वो अभी अभी निकला है। वो केवल लाल चंद्रमा साम्राज्य में है और अन्य देश वहां नहीं गए हैं। इसके अलावा उन्होंने धुंध भरे जंगल का पूरी तरह से पता नहीं लगाया है। पिछली बार जब वो पवित्र बैंगनी फल को खोजने गया था तो उसने उसका केवल एक भाग ही खोजा था। उस महाद्वीप पर धुंध वाला जंगल केवल 10 निश्चित क्षेत्रों में से एक है और कई स्थान खतरनाक भी है। और उच्च जोखिम का मतलब अक्सर उच्च वापसी होता है। इसलिए हुआन फैंग अभी भी उन स्थानों का पता लगाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उसके लिए उन स्थानों पर दोबारा जाना बहुत मुश्किल है जो अनिश्चितता से भरा है। इस मामले में हुआन फैंग केवल उन ताकतों को हथियार देने और विकसित करने में सक्षम है जो वो उस दुनिया में रहता है और उन्हें खुद के बजाय उन्हें तलाशने देता है। जहां तक वहां से प्राप्त चीजों की बात है तो उन्हें वास्तविकता में प्राप्त करना बहुत कठिन है। हुआन फैंग का मानना है कि यह अस्थायी होना चाहिए। भविष्य में उन्हें प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। इसके अलावा भले ही वे उन्हें प्राप्त न कर सके, उन्हें पैसे के बदले में लेना अच्छा है। इसलिए इन कारणों से हुआन फैंग अधिक पैसा कमाने और अन्य स्थानों में अपनी ताकत मजबूत करने के लिए उत्सुक है।
मैंने आपसे संपर्क किया है, मैंने ऑर्डर का पहला बैच दे दिया है और दूसरे पक्ष ने उन्हें बनाने की व्यवस्था कर दी है। तियान जुनदाओ, क्योंकि हुआन फैंग को बड़ी संख्या में ग्राहकों की आवश्यकता है, वे दूसरे पक्ष के बड़े ग्राहक हो सकते हैं। दूसरा पक्ष बहुत विनम्र है और जल्द से जल्द उत्पादन और निर्माण की व्यवस्था भी करता है। तेज रहना और अधिक पैसा खर्च करना बेहतर है। हुआन फैंग ने कहा कि ये चीजें अन्य समय और स्थान में सबसे अच्छी है। भले ही आप यहाँ अधिक पैसा खर्च करते हैं, हुआन फैंग इसे अन्य समय और स्थान में वापस कमा सकते हैं। मैं समझता हूँ, तियानजुन ने उत्तर दिया और समझा कि हुआन फैंग को वास्तव में इन चीजों की तत्काल आवश्यकता थी। हुआन फैंग वास्तव में जल्दी में है, उनके हाथ में अभी भी ऑटोमोबाइल उत्पादन सामग्री है, वो पैसा कमा सकता है, लेकिन वो शुरुआती चरण में बड़ा पैसा खाने वाला भी है। इसलिए हुआन फैंग को परियोजना शुरू करने के लिए जल्द से जल्द अधिक पैसा कमाना होगा। तियानजुन का फोन बंद करने के बाद हुआन फैंग ने अपना स्टोरेज बॉक्स खोला। वो भविष्य में सुखी जीवन जी सकेगा या नहीं, यह अधिकांशतः इसी बॉक्स पर निर्भर करता है। आज का भंडारण बॉक्स फिर से हुआन फैंग के लिए कुछ लेकर आया है, एक रात्रि दृष्टि उपकरण। रात्रि दृष्टि उपकरण भी हुआन फैंग के हाथ में है। वाई राव ने उन्हें इसके लिए आवेदन करने में मदद की। इसे रात में इस्तेमाल करना बहुत आसान है। खेती के कारण हुआन फैंग की दृष्टि आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि उसके आसपास के अंधेरे वातावरण में उसके पास कोई अच्छा रास्ता नहीं है या वो बहुत दूर तक नहीं देख सकता है। यह अक्सर खतरे का पता लगाने के लिए होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। हालांकि रात्रि दृष्टि उपकरण के साथ ये समान नहीं है। हुआन शिखर सम्मेलन अधिक सुविधाजनक है। हालांकि वाई रॉ द्वारा दिया गया रात्रि दृष्टि उपकरण भंडारण बॉक्स के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए हुआन फैंग इसे अन्य स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता है। अब उसे स्टोरेज बॉक्स में एक नाइट विजन उपकरण मिल गया है। अन्य समय और स्थान में हुआन फैंग को रात में अपनी दृष्टि की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हुआन फैंग को जल्द ही पता चला कि यह नाइट विजन डिवाइस बाई राव द्वारा दिए गए डिवाइस से बेहतर है। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के कारणों से वो रात्रि दृष्टि उपकरण पहले से ही अच्छा है। हालांकि इसे केवल कई सौ मीटर तक ही देखा जा सकता है और लंबी दूरी से नहीं देखा जा सकता है। जब हुआन फैंग ने बालकनी पर रात्रि दृष्टि उपकरण आजमाया तो उसने पाया कि वो कम से कम 2 किलोमीटर तक देख सकता है। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता था कि रात्रि दृष्टि यंत्र कैसे बनाया जाता है। इसमें दूरबीन का कार्य था। भले ही हुआन फैंग दूर की चीजों को देख सकता था, उसे दूर एक इमारत दिखाई दे रही थी, सुंदरता कपड़े बदल रही है और पर्दे खींचना भूल रही है। बेशक दूसरा पक्ष सोच सकता है कि वो ऊंची मंजिल पर है और आसपास कोई इमारत नहीं है। वो एक अच्छा लड़का है। हुआन फैंग रात्रि दृष्टि उपकरण को रिंग के मध्य में रखकर संतुष्ट है। दरअसल इन दिनों उसे बॉक्स के जरिए छिटपुट तौर पर कुछ चीजें हासिल हुई हैं। हालांकि वे सभी चीजें हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एकमात्र चीज जो अभी भी उपयोगी है वो है फिर से बंदूक प्राप्त करना। इसके अलावा यह एक गोली वाली मशीन गन है। आखिरकार बंदूक काफी जगह में है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। WTV चैट सार्वजनिक नंबर खोजे मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्म से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 807 संदेह। अगली सुबह हुआन फैंग ने म्यूनिसिपल ब्यूरो के निदेशक वांग को फोन किया और कल हुई दुर्घटना के बारे में और जानना चाहा। आपने कल जिस कार दुर्घटना के बारे में पूछा था? निर्देशक वांग को आश्चर्य हुआ कि हुआन फैंग ने क्यों पूछा। जाहिर तौर पर उन लोगों का हुआन फैंग से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जब से हुआन फैंग ने पूछा, उसका इरादा इसे छिपाने का नहीं था। कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो मॉनिटरिंग के जरिए हमने देखा कि कार शुरुआत में अच्छी चली और अचानक नियंत्रण खो बैठी। जांच के मुताबिक उन लोगों ने कल रात बहुत शराब पी थी। ये दुर्घटना हो सकती है नशे में गाड़ी चलाने के कारण हुआ। निदेशक वांग ने हुआन फैंग से कहा, एक और संदेह है, लेकिन यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। क्या स्थिति है? हुआन फैंग ने पूछा। उन लोगों पर ड्रग्स लेने का संदेह है, लेकिन वे अभी तक निश्चित नहीं है, निदेशक वांग ने कहा। दवा का प्रयोग? हुआन फैंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस स्टेशन में इस तरह की जांच का नतीजा आएगा। क्या आपने उस क्लब की जांच की जहां उसने कल रात खाना खाया था? हुआन फैंग को अभी भी संदेह है कि कैतियान का इस मामले से कुछ लेना देना है, लेकिन दूसरे पक्ष के पास इस बार बेहतर तरीका हो सकता है। की जांच की। हालांकि कल रात भोजन कक्ष में वेटर और रसोई में शेफ सहित कोई भी संदिग्ध स्थान नहीं है। हमने जांच की है और कुछ भी असामान्य नहीं पाया है। और उन वेटरों ने यह भी साबित किया है कि जब वे लोग चले गए तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। ओह, वैसे कल रात के खाने में 2 अन्य लोग भी थे। एक कैतियान था जो शहर के एक प्रसिद्ध उद्यमी सीआई यूडी का बेटा था, और क्लब कै परिवार का था, निदेशक वांग ने जोड़ा। बेशक कैतियान की भागीदारी से हुआन फैंग आश्चर्यचकित नहीं होंगे। हालांकि निर्देशक वांग के शब्द स्पष्ट रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। और क्या? एक और यू है जो एक कंपनी भी चलाता है। संयोग से यू की भी कल रात एक कार दुर्घटना हुई थी। ऐसा भी है कि कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के किनारे लगे लाइट पोल से टकरा गई। लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, निदेशक वांग ने जारी रखा। मर भी गए? हुआन फैंग ने कहा कि लाओयू के लिए वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जानते थे। वो पहले भी उस लड़के के साथ रह चुका था और उसे उसने ही पढ़ाया था। जब लड़के ने अपनी शक्ति खो दी तो उसने कैतियान का पीछा किया। पेन चेंगफू की पिटाई की रात वह भी दिखाई दिया। ये सिर्फ इतना है कि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी कल रात के खाने पर था, और तियानजुन केवल गैंगस्टरों की स्थिति के बारे में जान सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लाओयू ने भी इसमें भाग लिया था और उसकी मृत्यु हो गई। 2 समान दुर्घटनाएं लगभग एक ही समय में हुई। हुआन फैंग को विश्वास नहीं हुआ कि यह एक संयोग था। तब महानिदेशक सोचते हैं, क्या दोनों दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध है? हुआन फैंग ने पूछा। संपर्क करें। अब तक दोनों यातायात दुर्घटनाओं के बीच संबंध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अधिक से अधिक दोनों पक्ष एक साथ खाना खाते हैं और बहुत अधिक शराब पीते हैं।
इस उपनाम यू के कारण भी वाहन नियंत्रण खो सकता है और दुर्घटना हो सकती है नशे में गाड़ी चलाने के कारण। निदेशक वांग ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पेंग चेंगफू के मामले थे, लेकिन वर्तमान जांच के अनुसार लाओ यू और गिरोह के लोगों की मौत उनके अपने कारणों से अधिक थी। हालांकि यू उपनाम वाला वो युवक भी नशे का आदी लगता है, उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो लोगों को भ्रमित कर सकता है, निदेशक वांग ने कहा। क्या उसके पास है? हुआन फैंग ने कहा। निर्देशक वांग को कैतियान पर संदेह नहीं है, हमें यह जानना होगा कि वे सभी एक साथ खाना खाते हैं, खाने के बाद उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अभी भी बहुत संदिग्ध है। कुछ संदेह है, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह मामला उससे संबंधित है, इसलिए हमने कबूलनामा दर्ज करने के बाद उसे जाने दिया, निदेशक वांग ने कहा। हुआन फैंग को पता है कि सियाई तियान की पहचान के कारण सटीक सबूतों के अभाव में निर्देशक वांग कैतियान पर लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से समझ में आता है। निर्देशक वांग को धन्यवाद। हुआन फैंग ने फोन रख दिया। वो निर्देशक वांग से अधिक जानता है, इसलिए अब वो अधिक निश्चित है कि कैतियान का इससे कुछ लेना देना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी सचमुच क्रूर होगा। पेंगस को पता चलने से पहले वो पहले मार डालेगा, हुआन फैंग ने खुद से कहा। हुआन फैंग भी इस बात से हैरान है कि पेंगचिंगफू का परिवार अभी तक क्यों नहीं गया है। क्या उन्हें पेंगचिंगफू के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है? ये स्पष्ट रूप से असंभव है। वैसे भी पेंगचिंगफू भी पेंग का परिवार है। बाहर अज्ञात तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, चाहे वे कुछ भी करें, उन्हें जांच अवश्य करनी चाहिए। क्या आप पेंग चेंगफू की मौत के बारे में नहीं जानते? ये संभव है कि आखिरकार पेंग चेंगफू अभी गायब है और किसी ने भी पुलिस को बुलाने की पहल नहीं की है, इसलिए पुलिस को भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन केवल कैतियान को इसके बारे में पता है। कैतियान भी पेंगस के लिए उत्सुक है, उसे पेंग चेंगफू के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, उसके लिए ये कहना और भी असंभव है। हुआन फैंग ने तियानजून को कैतियान पर नजर रखने के लिए कहा, उसके बाद उसने इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया। उनका पेंग चेंगफू के साथ टकराव हुआ था। कैतियान सिर्फ पेंग चेंगफू के अग्रदूत थे। अब पेंग चेंगफू मर चुका है। यदि कैतियान अब उसके पास नहीं आता है, तो हुआन फैंग उस तरह के व्यक्ति पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। यदि उसके पास वो समय है, तो वो और भी अधिक पैसा कमा सकता है। जब हुआन फैंग शराब की भट्टी में गया, तब भी वहां काफी व्यस्तता थी। वहीं कई सप्लाई सामान लेने आ गए, क्योंकि वर्तमान में जियांगसू प्रांत को बेचे गए हुआंग फैंग के कुछ जियानियांग के अलावा अन्य कीशिंग प्रांत विशेष रूप से जियांगजू में बेचे जाते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए सामान उठाना बहुत मुश्किल नहीं है। पिताजी, पुलिस ने क्या कहा? क्या उन्हें मुझ पर शक था? सीआई के परिवार के विला में कैतियान बाहर घूमने नहीं गया। उसने अभी अभी पुलिस स्टेशन से अपना कबूलनामा दर्ज कराया था और उसे अपनी मौत का डर सता रहा था, इसलिए वो अपने पिता से समाचार पूछना चाहता था। थोड़ा संदेह अवश्य होगा, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं, कई यूरे ने कहा। इसके अलावा अगर संदेह आप पर भी आता है, तो हम बलि का बकरा नहीं ढूंढेंगे जब तक पेंग के घर में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। ये ठीक रहेगा। सीएआईयू के पास स्वाभाविक रूप से अन्य नेटवर्क है, इसलिए समाचार भी स्मार्ट है। अच्छी बात है, कैतियान ने राहत की सांस लेते हुए कहा। इस अवधि के दौरान घर पर रहें और कहीं न जाएं, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। कई यूरे स्पष्ट रूप से अपने बेटे को लेकर असहज हैं, जो परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए वो इस अवधि के दौरान कैतियान को बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। सियाई तियान खुश नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस समय घर पर रहना ही बेहतर है, इसलिए वो अनिच्छा से कहता है, ठीक है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 808 चिंताएं। इस बार कीशिंग जाने के बारे में क्या ख्याल है? युमो की स्थिति क्या है? राजधानी के एक आवास में सु युमो की मां, जो अभी अभी किंग प्रांत से राजधानी लौटी थी, अपना सामान पैक कर रही थी और उसके बगल में बैठे सु युमो के पिता थे। वो अभी भी अपनी बेटी की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे, सिर्फ इसलिए कि वो व्यस्त थे और साथ में किंग प्रांत नहीं जा सकते थे। अब उसे अपनी पत्नी से पूछना पड़ा। सु युमो की मां सुबह किंग प्रांत से लौटी, दोपहर को वो राजधानी आ गई थी और उसका अपना कारोबार काफी था। इस बार यदि सु युमो का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, तो वो किंग प्रांत नहीं जाती और मामला सुलझते ही वो राजधानी लौट आती। अपने पति की बातें सुनकर सु युमो की मां के चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। हालांकि उन्होंने तुरंत कहा, आपकी बेटी प्यार में है, वो वास्तव में एक ग्रामीण इलाके से है। तुमने उसे नहीं रोका? सु युमो के पिता से पूछा। क्यों नहीं, हालांकि आप अपनी बेटी को जानते हैं, वो जिसे आज्ञाकारी मानती है उसे बदलना बहुत मुश्किल है। मैं जो कहती हूँ उसका कोई फायदा नहीं है, सु युमो की मां ने कहा। वो उलझ गई है, मैंने उसे एक मौका दिया, मैं नहीं चाहता था कि वो खुद को मूर्ख बनाए, सु युमो के पिता ने गुस्से में कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने भी उस लड़के को देखा था। पहली धारणा बहुत अच्छी थी। यदि यह गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं होता, तो वो युमो के साथ काफी अनुकूल होता। सु युमो की मां ने कहा कि अगर हुआन फैंग और सु युमो यहाँ होते, तो वे बहुत आश्चर्यचकित होते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सु युमो की मां हुआन शिखर सम्मेलन में ऐसा कहेंगी। क्या अच्छा मैच है। आप नहीं जानते कि युमो के बाद कैसे व्यवस्था करनी है। मुझे पहले ही उसे कीशिंग जाने देने का अफसोस हो चुका है, मैं उसे और खेलने नहीं दे सकता, सु युमो के पिता ने असंतोष से कहा। मुझे पता है, इसलिए मैंने इस बार उनके सामने एक शर्त रखी। अगर यह हासिल नहीं हो सका, तो हम दोष नहीं दे सकते कि हमने उन्हें मौका नहीं दिया। जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, तो वो मना नहीं करेगी। दोबारा सु युमो की मां ने कहा। क्या स्थितियां? सु युमो के पिता ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उन्हें क्या उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी का ग्रामीण इलाकों से सीधे संपर्क बंद कर देंगे, न कि उन्हें आशा के लिए कोई शब्द देंगे। 3 साल के भीतर शून्य से शुरुआत करें और निजी उद्यमों को पहला बनाएं, सु युमो की मां ने कहा। 3 साल, खैर यह एक अच्छी स्थिति है। सु युमो के पिता ने सुना कि यह ऐसी स्थिति है और उनकी भौहें भी ढीली हो गई। हुआन फैंग की तो बात ही छोड़िए, जो ग्रामीण इलाके से आए थे और उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी।
यदि वे सू के परिवार होते तो व्यवसाय को विकसित करने के लिए पूर्ण प्रयास करने पर वे 3 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। यदि वे पहले 100 में प्रवेश कर जाते तो कोई समस्या नहीं होती। यदि वे पहले 50 में होते तो आशा होती। हालांकि वे जितना आगे बढ़े उनका सामना करना उतना ही कठिन था। इसलिए निजी उद्यमों में प्रथम होना कोई बहुत सरल बात नहीं है। इसके लिए समय, भूगोल, लोग इत्यादि जैसे कारकों की आवश्यकता होती है। हुआन फैंग की तो बात ही छोड़िए, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और उनके पास केवल 3 साल है। ये कहा जा सकता है कि स्थिति और प्रत्यक्ष अस्वीकृति के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। मेरी बेटी भी सहमत है। यदि हुआन फैंग इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है तो वो परिवार की व्यवस्था को स्वीकार कर लेगी और उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, सु यूमो की मां ने कहा। यह अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उस बच्चे पर इतना भरोसा करेगी, सु यूमो के पिता ने कहा। न केवल बेटी आश्वस्त है बल्कि हुआन फैंग नाम की बेटी भी बहुत आश्वस्त है। मुझे नहीं पता कि उनका आत्मविश्वास कहां से आता है, सु यूमो की मां ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका आत्मविश्वास कहां से आता है, इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव है। आइए उनके दामाद के उम्मीदवारों पर अधिक ध्यान दें, सु यूमो के पिता ने कहा। यदि आप चाहते हैं कि मैं कहूं कि आप वास्तव में हैं, तो आपको परिवार के कायाकल्प की उम्मीद अपनी बेटी पर डालनी चाहिए। आपके पास आगे जाने की क्षमता नहीं है। अंत में आपको अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए, सु यूमो की मां ने कुछ असंतोष के साथ कहा। बेटी पर भरोसा करने से क्या मतलब? क्या मैं बचपन से ही उसके प्रति अच्छा नहीं हूँ? वो मेरी बेटी है, अब उसके पिता की मदद करने में क्या बुराई है? सु यूमो के पिता ने कहा। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी खुश रहे? हालांकि इस परिवार में अंतिम निर्णय लेने वाला मैं नहीं हूँ। समग्र स्थिति के लिए हम केवल उसे एक अच्छा पति चुनने में मदद कर सकते हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं उसका शेष जीवन। सु यूमो के पिता भी परेशान है। आखिरकार यह उसकी अपनी बेटी है और वह अभी भी अकेली है। क्या वो इसे पसंद कर सकता है? बाघ का जहर बच्चों को नहीं खाता। बात बस इतनी है कि ऐसे परिवार में रहकर बहुत सी बातें वो अकेले तय नहीं कर सकता। शुरुआत में उन्होंने यूमो को बाहर जाकर व्यवसाय शुरू करने का आखिरी मौका दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब ये बेकार है। सु यूमो की मां ने आह भरी और असहाय महसूस किया। वो अपने पति की मजबूरी समझ सकती थी, इसलिए इसे स्वीकार ही कर सकती थी। दूसरी ओर पेन चेनफू के माता पिता बुरे मूड में हैं। एक और दिन बीतने को है। पेन चेनफू की ओर से अभी भी कोई खबर नहीं है। आप फोन से संपर्क नहीं कर सकते। इस कारण से पेन चेनफू के पिता ने प्रांत के दूसरे पक्ष के परिचितों से भी पेन चेनफू से संपर्क करने के लिए कहा। हालांकि अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है। इस समय पेन चेनफू के माता पिता घबराने लगे। जब उनके परिवार के गार्ड ने उन्हें कुछ बताया तो वे और भी भ्रमित हो गए। तुम्हारा मतलब है कि चेनफू ने उसे सबक सिखाने के लिए तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने जो गार्ड भेजा था वो अभी तक वापस नहीं आया है। पेन चेनफू के पिता ने अपने परिवार के मुखिया की ओर देखा और कहा। इतना ही, गार्ड के मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, उस समय युवा मास्टर और मैंने कहा था कि किंग प्रांत में एक आदमी था जिसने उसे नाराज कर दिया था। उस आदमी के पास कुछ कौशल थे, लेकिन आम लोग उसके विरोधी नहीं थे। इसलिए यदि मैं अपनी मदद मांगना चाहता था, मैंने एक व्यक्तिगत अतीत की व्यवस्था की, जो मुझे लगा कि यह एक बहुत ही आसान बात थी। परिणाम स्वरूप जिन लोगों की मैंने व्यवस्था की थी वे वापस नहीं आए हैं और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वे अचानक वाष्पित हो गए हो। दुनिया, उसने तुम्हें किसे पढ़ाने के लिए कहा था? पृष्ठभूमि क्या है? पेन चेनफू के पिता ने पूछा। हुआन फैंग नाम के एक युवक की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उसका परिवार ग्रामीण इलाकों से है और उसने अपनी खुद की एक फैक्ट्री स्थापित की है। क्या आपको लगता है कि उसके बेटे के लापता होने का संबंध हुआन फैंग नाम के व्यक्ति से है? पेन चेनफू की मां ने अपने पति से पूछा। मुझे कैसे पता? यह आसान नहीं है। पेन चेनफू के पिता ने गुस्से में कहा कि वो अब बहुत परेशान है। जब उनका बेटा राजधानी में था तो उसे सिर्फ परेशानी पैदा करना पसंद था। इस बार वो कीशिंग गए। वो अपने ही क्षेत्र में नहीं है। वो अभी भी नहीं जानता है कि क्या वो खुद को रोक सकता है या क्या वो किसी गंभीर व्यक्ति को नाराज करेगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 809 मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। तुम मेरे लिए क्या मतलब रखते हो? पेन चेनफू की मां ने भी गुस्से में कहा कि उनके बेटे से कई दिनों तक संपर्क नहीं हो सका और उनका मूड भी बहुत खराब था। अगर आप अपने बेटे को डांटना चाहते हैं तो आपको पहले उसे ढूंढना होगा। ठीक है, मैं समझा, पेन चेनफू के पिता ने अधीरता से कहा। बाद में उन्होंने गार्ड के नेता की ओर देखा और कहा, इस तरह आप चेनफू को खोजने के लिए किसी को कीशिंग ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप चेनफू और हुआंगफे के बीच विरोधाभास की विस्तार से जांच कर सकते हैं। हाँ, मैं तुरंत शुरू करूंगा, गार्ड के मुखिया ने कहा। ये चिंता मुक्त बात है। जब वो वापस आएगा तो मैं इसे कैसे साफ कर सकता हूँ? पेन चेनफू के पिता अभी भी थोड़े नाराज थे। ठीक है, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मैं तुम्हें इस बार नहीं रोकूंगा। पेन चेनफू की मां ने कहा कि वह भी इस बार पेन चेनफू से डरी हुई थी, इसलिए वह भी अपने बेटे को और अधिक याद दिलाना चाहती थी। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उसे रोके नहीं। यदि आप पहले इसके आदी नहीं होते तो वो आपकी तरह 3 दिनों और 2 दिनों तक लोगों को नहीं ढूंढ पाता और हर जगह परेशानी पैदा करता, पेन चेनफू के पिता ने कहा। ठीक है, मुझे अकेले रहने की आदत है। ठीक है, मैं अब तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, पेन चेनफू की मां ने ऐसा कहा, फिर मुकर गई। हुआन फैंग का दिन बहुत व्यस्त है। शराब की भट्टी में चीजों को देखने के अलावा उसे शूटिंग कौशल का अभ्यास करना होगा। ये उनकी कमजोरी है। आखिरकार वो लंबे समय से आग्नेयास्त्रों के संपर्क में नहीं आया है, इसलिए वो बहुत कुशल नहीं है और शूटिंग का स्तर ऊंचा नहीं है। कई मामलों में बंदूकों का अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है। कुछ ठंडे हथियारों के अंतरिक्ष समय में यदि शूटिंग कौशल अच्छा है तो वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके छिपे हुए हथियारों को रोकना मुश्किल है। इसलिए हुआन फैंग ने अपने लिए एक शूटिंग क्लब पाया, कुछ पैसे दिए, वहां के सदस्य बन गए और शूटिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के पास अपना शूटिंग अभ्यास मैदान था, लेकिन ये किंग प्रांत में नहीं था। राजधानी में हुआन फैंग पैसे बचाने के लिए राजधानी नहीं जाएंगे। जहां तक कंपनी पंजीकृत करने की बात है, हुआन फैंग पहले से ही तैयारी कर रहा है।
उनका आगे का करियर छोटा नहीं होगा। उसे समग्र प्रबंधन के लिए एक कंपनी स्थापित करनी होगी। सचिव क्यू की मदद से मुझे लगता है कि कंपनी को पंजीकृत करने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। निस्संदेह आवश्यक सामग्रियां कम नहीं होंगी। जब काम से निकलने का समय होता है, हुआंग फैंग को सुयुमो का फोन आता है। फोन पर सुयुमो हुआंग फैंग से कहती है, या मैं आपकी मदद के लिए कंपनी से इस्तीफा दे दूंगी। सुयुमो के शब्दों ने हुआंग फैंग को स्तब्ध कर दिया, लेकिन वे अविश्वसनीय भी थे। तियानजियाओ समूह की स्थापना सुयुमो और जी मिंगजियाओ ने की थी। इन दोनों ने इसमें काफी मेहनत की है। उनमें भावनाएं होनी चाहिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुयुमो ने वास्तव में खुद की मदद करने के लिए अब हार मानने को कहा है, जिसने हुआंग फैंग को प्रभावित किया। आप जानते हैं, मैंने अपने परिवार से मुक्ति पाने के लिए मिंगजियाओ के साथ इस तियानजियाओ समूह की शुरुआत की थी, लेकिन अब यह मेरे लिए अर्थहीन है। जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तियानजियाओ समूह अच्छी तरह से चल सकता है या नहीं, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके साथ काम करना चाहता हूं, भले ही अंत में नहीं, मुझे इसका अफसोस भी नहीं होगा, सुयुमो ने कहा। युमो, मैं भी चाहता हूं कि हम साथ मिलकर काम करें और साथ मिलकर कड़ी मेहनत करें। हुआंग फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, लेकिन फिलहाल यहां मत आए। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे इंतजार करना होगा, और फिर आप यहां आ सकते हैं। क्यों? सुयुमो को समझ नहीं आता। युमो, सबसे पहले तियानजियाओ समूह ने आपके लिए बहुत प्रयास किए हैं, इसलिए आप चले जाएंगे और आप हार नहीं मानेंगे। इस बारे में बोलते हुए हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मैं उस पागल लड़की पर विश्वास नहीं करता। यदि आप चले गए तो तियानजियाओ समूह टूट जाएगा। अंत में उसे अपने परिवार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे वो पसंद नहीं करती। वो मुझे मौत तक नफरत करनी होगी। हुआंग फैंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हुआंग फैंग ने यह नहीं सोचा था कि उसके खत्म होने की ठीक बाद जी मिंगजियाओ की आवाज फोन से आई थी। भले ही यह सिर्फ फोन के माध्यम से था, हुआंग फैंग को उसका गुस्सा महसूस हो सकता था। जी, आप भी वही हैं, हुआंग फैंग ने आश्चर्य से कहा। सुयुमो ने अजीब तरीके से कहा, मेंगजियो को उसकी बात सुननी होगी। इसके अलावा उसने मुझे ये कॉल करने के लिए कहा। वास्तव में जब से उसकी मां ने कल यह अनुरोध किया है, सुयुमो इस बारे में सोच रही है कि क्या उसे हुआंग फैंग की मदद करने के लिए जाना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए, लेकिन वह अभी भी अपना मन नहीं बना पा रही है। अगर वो चली गई तो वह अपनी बहन को छोड़ देगी। अगर जी मिंगजियाओ आखिरकार घरेलू मैदान पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है तो उन्हें दोषी महसूस होगा, लेकिन उन्होंने जो उम्मीद हासिल की थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि ऐसा लगता है कि जी मिंगजियाओ ने सुयुमो के दिमाग को देख लिया था। आज उन्होंने सुयुमो को ये कॉल करने के लिए कहा और सुयुमो को अपना मन बनाने में मदद की। ठीक है, उसमें थोड़ा विवेक है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बेहतर होगा कि आप वहां रहें और उसकी मदद करें। यह अभी भी वही वाक्य है। आपके बिना मुझे डर है कि वो आपके प्रयासों को नष्ट कर देगी। हुआंग फैंग, मेरा इंतजार करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो देखूंगा कि तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करना है। जी मिंगजियाओ का रोना फिर से आया, लेकिन उसके दिल में जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग के प्रति आभारी थी। वो जानती थी कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। बहन यूमो की मदद से वो उस छोटी सी आशा के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रख सकी। अगर बहन यूमो चली गई तो उनके लक्ष्य की घोषणा अभी की जा सकती थी, जो पूरा नहीं हो सका। हुआंग फैंग ने भी जी मिंगजियाओ को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जारी रखा, इसके अलावा यूमो, मैं इस लक्ष्य को अपना परीक्षण भी मानता हूँ। अगर मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता तो मेरे पास आपका पीछा करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। मांस और भांग, जी मिंगजियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि सुयुमो के चेहरे पर मुस्कान थी और वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी छिप नहीं रही थी। तो भले ही मेरी चाची इसके लिए न कहें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अब जब मेरे पास यह अनुरोध है तो यह मुझे और अधिक प्रेरित करता है और मेरा एक लक्ष्य है। मैं अपनी चाची को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने जारी रखा। बस उसे दोष मत दो, सुयुमो ने कहा। कैसे? हुआंग फैंग ने कहा। इसके अलावा मैं अपनी क्षमता से भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अन्यथा यदि आप आते हैं तो वे कहते हैं, यह आपकी मदद के कारण है कि मुझे ये परिणाम मिल सकता है, फिर मैं अन्याय से नहीं मरूंगा। यद्यपि आप तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसका श्रेय लो। हुआंग फैंग के मजाकिया शब्दों को देखकर सुयुमो ने कहा, आपसे श्रेय कौन लेगा? इसके अलावा मैंने आपसे शादी करने का वादा नहीं किया था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 810 पेंगुइन्स रिटन। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे? हुआंग फैंग ने गर्व से कहा। इस दुनिया में मेरे अलावा क्या कोई और है जो इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है? बदबूदार, मो चेन ने सुभाषा में कहा। ठीक है, आप तियानजियाओ में आराम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं आपकी मां से किया अपना वादा कैसे पूरा कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, सुयुमो ने और अधिक आग्रह नहीं किया। वो झिझक रही थी। उसने उसे इस समय जी मिंगजियाओ को छोड़ने के लिए कहा। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। बिल्कुल, हुआंग फैंग ने कहा, मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। फोन रखने के बाद सुयुमो अपने बगल में जी मिंगजियाओ को देखती है और कहती है, देखो, हुआंग फैंग अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। ठीक है, उसके पास विवेक है, जी मिंगजियाओ ने कहा। हालांकि इस लड़के के लिए ये कहना बहुत ज्यादा है कि मैं एक पागल लड़की हूँ। ठीक है, इतनी चिंता मत करो, उसका यह मतलब नहीं था। सुयुमो ने जी मिंगजियाओ को बाहर धकेल दिया और कहा, ठीक है, ये ड्यूटी से बाहर है, चलो घर चलते हैं। क्या आप सचमुच उसकी मदद नहीं करने जा रहे हैं? जी मिंगजियाओ अभी भी थोड़ा असहज है। हालांकि सुयुमो का यहाँ रहना उसके लिए अच्छा है और उसे सुयुमो की मदद की जरूरत है। वो अपने मामलों के कारण सुयुमो के व्यवसाय में देरी नहीं करना चाहती। अब और नहीं, सुयुमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ध्यान से सोचो, हुआंग फैंग इतने कम समय में इतना पैसा कमा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी मदद करता हूँ, चाहे मैं जाऊं या न जाऊं, इसका असर नहीं पड़ेगा अंतिम परिणाम।
तो ठीक है, जी मेंगजियाओ ने कहा, हालांकि हमने कड़ी मेहनत की है और हमें हुआंग फैंग से कम नहीं आंका जा सकता। कुआ सू ने मोयंग से कहा, लेकिन अभी भी हुआंग फैंग के बारे में सोच रहा हूँ। हुआंग फैंग के पास इतने सारे विचार नहीं है। उनकी राय में ये स्पष्ट है कि तियानजियाओ समूह को सुयुमो की अधिक आवश्यकता है और सुयुमो वहां अधिक उपयुक्त है। आखिरकार वो उद्योग से परिचित है और इसे करना पसंद करती है। जहां तक उनके अपने पक्ष की बात है, क्योंकि उनका उद्योग भविष्य में और अधिक जटिल होगा, वो एक उद्योग तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके अलावा हुआन फैंग अपने कारणों से जी मिंगजियाओ के सपने को टूटने नहीं देना चाहता। हालांकि दोनों आमतौर पर झगड़ते हैं, वो इस समय ताइवान मंच को नहीं तोड़ेंगे। शाम को पेंग परिवार के गार्ड के नेता ने पहले ही अपने कई लोगों को जियांगजू के लिए रवाना कर दिया था। विमान से उतरने के बाद उन्होंने पेंग चेंगफू के मामलों की जांच शुरू की, जिसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई। इसलिए कैतियान, जो घर पर बंद दरवाजों के पीछे सोच रहा था, को पहली बार गार्ड के प्रमुख का फोन आया। दूसरे पक्ष की पहचान जानने के बाद कैतियान बहुत घबराई हुई लगती है। आखिरकार वो एक अमीर दूसरी पीढ़ी थी जो बस मौत का इंतजार कर रही थी। जब पहली बार इस तरह की हत्या की बात आती है तो घबराहट होना लाजमी है। एंकर बिंदु, लेकिन कैयुडे, जो उसके बगल में था, उसे याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। साइतियान ने घबराकर सिर हिलाया, फिर फोन पर कहा, हेलो, मैं साइतियान हूँ। मास्टर पेंग ने पहले मुझसे संपर्क किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा युवा स्वामी अब कहाँ है? गार्ड के नेता को स्पष्ट रूप से पेंग चेंगफू पर संदेह नहीं था। जब उसने फोन किया तो वो और अधिक जानकारी जानना चाहता था। मुझे नहीं पता। इस समय कैतियान के माथे पर पहले से ही पसीना आ रहा था। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर उस पर संदेह नहीं किया, अन्यथा वो लंबे समय तक बेनकाब हो सकता था। उस रात पेंग शाओ और मेरे अलग होने के बाद हमने उसे फिर कभी नहीं देखा। किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया और फिर हमने सीधे फोन बंद कर दिया। कैतियान अपने पिता द्वारा पहले बताई गई बात के अनुसार गार्ड के पास लौट आया। क्या आप जानते हैं कि मेरे युवा गुरु को कहाँ जाना पसंद है? गार्ड का मुखिया जारी रहा। मैं यह नहीं जानता। आखिरकार ये पेंग शाओ का तारांकन है और मैं बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता। वो कभी कभार मेरे पास आता है। मुझे नहीं पता कि दूसरी बार कहाँ जाना है। कैतियान ने कहा कि इस समय उन्हें जितना हो सके अपने संदेह को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद साई शाओ। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हेडगार्ड ने कहा कि हालांकि उसने हाल ही में विनम्र शब्द कहे थे, लेकिन वो कैतियान का बहुत सम्मान नहीं करता था। आखिरकार वो साम्राज्य की राजधानी पेंगस से आया था। भले ही वह हेडगार्ड था, सामान्य समय में वो जिन लोगों से मिलता था वे अमीर या महंगे नहीं थे। उसने कई परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वो इतनी देर से फोन नहीं करता। ठीक है, पेंग शाओ और मैं अच्छे दोस्त हैं। वो गायब है। मैं भी चिंतित हूँ। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करूंगा, कैतियान ने कहा। फोन रखने के बाद कैतियाकाई ने पाया कि उसकी हथेलियों और पीठ पर पहले से ही पसीना आ रहा था। वो नर्वस होने से खुद को नहीं रोक सका। एक बार जब पेंगो को पता चला कि पेंग चेंगफू ने ही उसे मार डाला है, तो न केवल वह बल्कि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अपनी उपलब्धियों को देखो, तुम्हारे अलावा इस मामले को जानने वाले सभी लोग मर चुके हैं। वे और किससे डर सकते हैं? जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। कई यूरे ने अपने बेटे को शिक्षित किया, लेकिन मैं घबरा गया हूँ। कैतियान ने अपना पसीना पोंछा और कहा, मुझे डर है कि वो आदमी कुछ पता लगा लेगा। सौभाग्य से अब उसे मुझ पर संदेह नहीं होता है। बेशक वो आप पर संदेह नहीं करेगा। आप पेंग चेंगफू की चापलूसी कर रहे हैं और हत्या का कोई मकसद नहीं है, कई यूरे ने कहा। वो अच्छा है, वो अच्छा है। कैतियान ने अपने पिता को ये कहते हुए सुना, थोड़ा राहत महसूस की। हालांकि पेंगो की प्रतिक्रिया वास्तव में धीमी है। पेंग चेंगफू को मरे कई दिन हो गए हैं, वे अभी आए हैं। इतनी चिंता मत करो। जब वो बुलाए तो जैसा मैंने तुम्हें पहले सिखाया था वैसा ही करना, कई यूरे ने कहा। मैं देख रहा हूँ पिताजी, कैतियान ने कहा। उन गार्डों को कैतियान से अधिक उपयोगी चीजें नहीं मिली। उन्हें जांच का चुनाव करना था। सौभाग्य से पेन परिवार के यहाँ कुछ संपर्क है। इसके अलावा ये गार्ड जांच में भी अच्छे होते हैं। आखिरकार वे सभी पहले जन्मजात विशेष सैनिक थे। डीआईडीयू में पेन समुदाय के लोग फिर से यहाँ हैं। जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे तो बाई जियाओरो ने उनसे कहा, एक और कौन? हुआंग फैंग पहले तो दंग रह गए और फिर समझ गए। ऐसा लगता है कि पेंगस को अंततः एहसास हुआ कि पेंग चेंगफू के साथ कुछ हुआ होगा। इस बार आगंतुकों को उनके मामलों की जांच करने की संभावना है। अभी भी कुछ गार्ड हैं जिनका पिछली बार गार्ड के गायब होने से कुछ लेना देना हो सकता है। जियांगजू आने के बाद गार्ड गायब हो गया और राजधानी नहीं लौटा। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, क्या वह आपसे मिलने आया था? बाई जियाओरो जानती है कि दूसरा पक्ष हुआंग फैंग के लिए है, इसलिए उसे संदेह है कि गार्ड का गायब होना हुआंग फैंग से संबंधित है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 811 निष्कर्ष। हुआंग फैंग ने झिझकते हुए कहा, नहीं। हालांकि बाई जियाओरो ने पहले कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो पेंग परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हुआंग फैंग अभी भी लापरवाह न होने की हिम्मत करते हैं। जब कार्य सामने आता है तो हत्या करना ठीक है, लेकिन आखिरकार ये उसका अपना निजी मामला है। हत्या से निपटना आसान नहीं है। अब हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो पेंगस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन ये शुरू नहीं हुआ है। यदि पेंगो को पता है कि उन्होंने पेंग चेंगफू को मार डाला है और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो पर दबाव डाला है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो संभवतः उन्हें सौंप देगा। इसलिए हुआंग फैंग को लगता है कि पेंग के गार्डों की हत्या के बारे में ज्यादा लोगों को न बताना बेहतर है। बाई जियाओरो ने अपनी निगाहें हुआंग फैंग पर टिका दी, मानो यह निर्णय कर रही हो कि हुआंग फैंग ने झूठ बोला है या नहीं। हालांकि हुआंग फैंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। बाई जियाओरो ने तब कहा, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आप नहीं जानते कि पेंग के परिवार के गार्ड अचानक कैसे गायब हो गए। वे इस बार फिर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ और भी लोग आ रहे हैं।
बहुत सारे, शायद यह इसलिए है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें तुरंत मुझे फोन करना चाहिए। हाँ, हुआन फेंग ने उत्तर दिया। हालांकि हुआन फेंग को लगा कि पेंग अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए जियांगजू में नहीं आए थे, या सभी अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए नहीं आए थे, और पेंग चेनफू को ढूंढना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। बेशक हुआन फेंग अधिक सावधान रहेंगे। आखिरकार पेंग परिवार का पूर्व रक्षक तब गायब हो गया जब वो मुसीबत की तलाश में था। इस बार पेंग परिवार से कोई इस मामले की जांच जरूर करेगा। पेंग परिवार की उनकी समझ के अनुसार उनके साधन बहुत कोमल नहीं हो सकते हैं। झूठे तो झूठे होते हैं। जब हुआन फैंग सोच रहे थे कि पेंग के परिवार के गार्डों से कैसे निपटा जाए, तो पहले नगरपालिका अदालत के उपाध्यक्ष, जो खुद को सीआई के परिवार के साथ मिलाना चाहते थे, अपने आवास पर क्रोधित थे। उनके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। अभी अभी अपने नेटवर्क के माध्यम से उन्हें पता चला कि पहले नगरपालिका पीपुल्स कोर्ट का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि यह खबर जनता के लिए जारी नहीं की गई थी, लेकिन यह एक बड़ा अंतर था। मुख्य बात यह है कि यह व्यक्ति वो नहीं है, और जो बात उसे क्रोधित करती है वो ये है कि अब तक कई परिवार में से किसी ने भी उसे बात करने में मदद नहीं की है, उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं की है, और वो अभी भी यहाँ इंतजार कर रहा है। धिक्कार है, कई युडे, कई तियान, तुम दोनों कमीने, क्योंकि तुम निर्दयी हो, मुझे दोष मत दो। उपराष्ट्रपति अपने कमरे में धाड़ने लगे। हालांकि जब वो शांत हुआ तो उसने पाया कि उसके पास कई के पिता और पुत्र को धमकी देने के लिए कुछ भी नहीं था। उपराष्ट्रपति बनना और कुछ अधिकार होना अच्छी बात है, हालांकि ये केवल अस्पताल तक ही सीमित है। जहां तक सीआई के परिवार की कमान उसके हाथ में है, ये वास्तव में कई को भारी झटका दे सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो खुद का बलिदान देने को तैयार हो। आखिरकार एक बार जब वो घटना उजागर हो जाती है तो वो अपने दुर्भाग्य का अनुसरण करेगा। उस समय डीन की तो बात ही छोड़िए, जो अब वाइस डीन के पद पर है, वो स्थिर होकर बैठ नहीं पाता। धिक्कार है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चौहा परिवार के कमीनों। जब उसे पता चला कि कई परिवार ने उसे चिढ़ाया है तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। उपराष्ट्रपति ज्यादा नाराज थे। हालांकि अब उसके पास कई परिवार में वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी कई परिवार के प्रति उसकी नाराजगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसने बहुत जल्दी हुआंगफेंग की खेती में रात बिताई। उनकी वर्तमान खेती उनकी क्षमता में सुधार से अधिक एक आदत है। हालांकि वो अपनी क्षमता में सुधार भी कर सकता है, लेकिन सुधार की सीमा बहुत कम है। अब वो द्वितीय श्रेणी की चरम अवस्था में है। उस सीमा को तोड़कर वो केवल एक मौका दूर है, नासमझी भरी खेती नहीं। ये कहना होगा कि पेंग के गार्ड बहुत सक्षम है और वे विशेष बलों से नहीं है। उन्हें बस रात भर और आधे दिन की जांच में अगली सुबह कुछ न कुछ मिला। सबसे पहले उन्होंने पाया कि उनके युवा गुरु और हुआंग फेंग नाम के व्यक्ति के बीच एक विरोधाभास था, जिसका वास्तव में तान मिक्स्यू से कुछ लेना देना था। रेस्तरां का प्रबंधक ये साबित कर सकता है कि हुआंग फेंग ने वहां पेन चेंगफू को पढ़ाया था, लेकिन अपने युवा मालिक के चरित्र के कारण उसे सार्वजनिक रूप से दूसरों द्वारा अपमानित किया गया था। यदि वो बदला नहीं लेना चाहता तो सूरज अभी पश्चिम से निकलेगा। और उनके युवा मालिक ने वास्तव में जवाबी कार्रवाई की। हालांकि उन्हें सीआई तियान के माध्यम से कुछ गैंगस्टर मिले। हालांकि ये काम नहीं किया, इसलिए उनके युवा मालिक घर पर गार्ड की मदद लेना चाहते थे। उनकी जांच के अनुसार गार्ड जियांगजू आया और फिर गायब हो गया। जाहिर है वो आदमी बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकता था। हुआंग फेंग का संदेश सबसे बड़ा है। जाहिर है जांच के अनुसार हुआंग फेंग के पास कौशल है और वो कमजोर नहीं है, इसलिए ये संभावना है कि गार्ड हुआंग फेंग के माँ फेंग की तलाश कर रहा है। इससे भी अधिक, एक दुर्घटना हुई थी, संभवतः इसकी हत्या कर दी गई थी। ये फिर से उसके युवा गुरु का ठिकाना है। उन्हें आखिरी बार सीआई तियान के साथ बाहरी लोगों के सामने देखा गया था। उस रात सीआई तियान के साथ बार छोड़ने के बाद किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। ये कहने के लिए कि वो खेलने के कारण गायब हो गया, संपर्क नहीं किया जा सका, इतने दिनों तक गायब नहीं हो सका, इसलिए कोई दुर्घटना हो सकती है। और पेन चेंगफू गायब हो गया। हुआंग फेंग का संदेह अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पेन चेंगफू को पहले किसी को ढूंढना था हुआंग फेंग को सिखाए। हुआंग फेंग को वापस बदला लेने की बहुत संभावना है। बेशक कई तियान, जो अंततः पेन चेंगफू से मिला, पर भी संदेह है। हालांकि उनका संदेह हुआंग फेंग की तुलना में छोटा है। आखिरकार पेन चेंगफू के जियांगजू आने के बाद कई तियान उसकी चापलूसी कर रहा है। इस संबंध में पूरा जियांगजू, यहाँ तक कि किंग प्रांत की दूसरी पीढ़ी भी जानती है कि उसके पास पेन चेंगफू को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आखिरकार हुआंग फेंग का संदेश सबसे बड़ा है और वो पूरी चीज का रहस्योद्घाटन हो सकता है। ऐसा लगता है कि हम इस अच्छे छोटे सुरक्षा गार्ड से मिलने जा रहे हैं, गार्ड के प्रमुख ने कहा, लेकिन उन्होंने हुआंग फेंग को खतरे के रूप में नहीं देखा। हुआंग फेंग के पास कुछ कौशल हो सकते हैं, लेकिन यह उनके जितना अच्छा नहीं है। भले ही हुआंग फेंग ने कुछ किया हो, ये गार्ड की लापरवाही के कारण हो सकता है। हालांकि हुआंग फेंग की तलाश करने से पहले गार्ड के नेता ने अभी भी कई तियान को बुलाया। आखिरकार कई तियान पर भी संदेह है, लेकिन उसका संदेह हुआंग फेंग जितना बड़ा नहीं है। हेलो कई शाओ, उस रात मेरे युवा मालिक से अलग होने के बाद आप कहाँ गए थे और आपने क्या किया? गार्ड के मुखिया ने सीधे कहा। हालांकि कई तियान खुद से सवाल करने के प्रति स्पष्ट रवैये के लिए बहुत दोषी है, लेकिन वो क्रोधित होने से नहीं रोक सकता। उसे डर है कि पेन का परिवार अच्छा है। हालांकि वो पेन के परिवार का सिर्फ एक रक्षक है। उसने खुद से इस तरह बात करने की हिम्मत की, उसकी नजर में कोई नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 812 ये करना चाहते हैं। हालांकि वो गार्ड के बोलने के तरीके से बहुत असंतुष्ट था। कई तियान ने स्पष्ट रूप से इस समय पेंगस को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, भले ही दूसरा पक्ष केवल पेंगस का गार्ड था। उस रात मैंने पेन शाओ के साथ बहुत समय बिताया, इसलिए पेन शाओ से अलग होने के बाद मैंने आराम किया और कहीं नहीं गया, कई तियान ने कहा। क्या कई तियान को मेरे युवा गुरु के बारे में कुछ भी असामान्य पता चला, या शराब पीते समय उसने कौन सा विशेष शब्द कहे? गार्ड जारी रहा। कुछ न मिला, कई तियान ने कहा। हालांकि जब पेन शाओ शराब पी रहा था तो उसने मुझसे कहा कि हुआंग फेंग लंबे समय तक संतुष्ट नहीं होगा। उसने व्यक्तिगत रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति को उसे सबक सिखाने के लिए आमंत्रित किया।
सियाई तियान को नहीं पता कि पेंग चेंगफू किसे ढूंढ रहा है। हालांकि पेंग चेंगफू ने यह भी कहा कि उन्होंने हुआंग फैंग को सबक सिखाया। इसके अलावा कैतियान ने इस मामले को हुआंग फैंग के सिर पर डालने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी योजना पेंग चेंगफू की पिटाई के लिए हुआंग फैंग को फंसाने की थी, लेकिन अब ये सिर्फ पेंग चेंगफू को हत्या के लिए फंसाने की है। ओह, क्या युवा मास्टर ने ऐसा कहा? हाँ, उसने ऐसा कहा, और उसने अब भी कहा कि हुआंग फैंग उसके लिए बहुत शर्मनाक था। वो हुआंग फैंग को जाने नहीं देगा, कैतियान ने कहा, लेकिन वो हुआंग फैंग बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले कि मैं उसे सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढता, मैंने उसे मारा भी नहीं। वो मेरे पास आया और पेन शाओ को पीटा। उसके बाद पेन शाओ कई किसी को खोजने के लिए निर्दयी था जो शक्तिशाली था। और वो, गार्ड ने आश्चर्य से कहा, जाहिर है उसे नहीं पता था कि हुआंग फैंग ने पेंग चेनफू को फिर से पीटा था, न केवल रेस्तरां में संघर्ष। हाँ, मुझे पीटा गया था। क्या आपको लगता है कि पेंग शाओ के लापता होने का संबंध हुआंग फैंग से है? वो आदमी भयंकर है। यदि आप जानते हैं कि पेंग शाओ के पास उसे सबक सिखाने के लिए कोई और व्यक्ति है, तो आप फिर से बदला लेंगे। कैतियान ने बहकाना शुरू कर दिया। गार्ड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोचा कि कैतियान का अनुमान सही हो सकता है। यदि हुआंग फैंग एक बार बदला ले सकता था, तो वो 2 बार बदला ले सकता था। मूल रूप से उन्हें हुआंग फैंग पर संदेह था, लेकिन अब हुआंग फैंग पर और भी अधिक संदेह है। कै शाओ की चेतावनी के लिए धन्यवाद, मैं जांच करूंगा, गार्ड के मुखिया ने कहा। आपका स्वागत है, पेन शाओ और मैं दोस्त है। वो लापता है। मैं भी चिंतित हूँ। अगर आपके पास उसके बारे में कोई खबर है, तो आप मुझे जरूर बताएं, कैतियान ने कहा। जरूर, हुआंग फैंग। कैतियान का फोन रखने के बाद गार्ड लीडर ने खुद से कहा, अब उसे हुआंग फैंग में बहुत दिलचस्पी है। चलो चले और इस आदमी से मिले, गार्ड के प्रमुख ने कहा। पेन चेनफू को अब तक कोई खबर नहीं है। हर आखिरी मिनट में पेन चेनफू अधिक खतरनाक होता है, इसलिए उसने ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब हुआंग फैंग दोपहर में फैक्ट्री से शूटिंग क्लब में शूटिंग का अभ्यास करने के लिए निकले, तो उनकी मुलाकात इन अप्रत्याशित मेहमानों से हुई। क्या आप हुआंग फैंग हैं? वे गार्ड हुआंग फैंग के आसपास खड़े थे। हालांकि जब वे खड़े थे तो वे बहुत सहज थे। हुआंग फैंग ने पाया कि वे अपनी स्थिति के बारे में बहुत विशिष्ट थे। उन्होंने अपने चारों ओर भागने की दिशा बंद कर दी। मैं हूँ, तुम कौन हो? हुआंग फैंग ने पूछा। हम पेंग परिवार से हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे युवा गुरु कहाँ गए हैं? गार्ड के मुखिया ने कहा। पेंगजिया, कौन सा पेंग परिवार? मैं पेंग के बहुत सारे उपनाम जानता हूँ। उनकी उम्र क्या है? क्या उन्हें अभी भी युवा स्वामी कहा जाता है? क्या आप पेंग के नौकर हैं? इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपका युवा स्वामी कब है, मैं उसे खो देता हूँ। हुआंग फैंग को ये कहने की परवाह नहीं है। हालांकि ये मुद्राएं झांसा देने में बहुत अच्छी हैं। अगर आम लोग वास्तव में डर सकते हैं, लेकिन हुआंग फैंग जाहिर तौर पर ऐसा नहीं करेंगे। तुम मरना चाहते हो, है ना? पास के एक गार्ड ने हुआंग फैंग को गुस्से से देखा और कहा। जाहिर है उसने सोचा कि हुआंग फैंग उनके साथ खेल रहा था। इंतजार, गार्ड नेता ने उसे रोका और फिर हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, मैंने अभी जो कहा वो स्पष्ट नहीं हो सकता है। हम चीन की राजधानी में पेंग से संबंधित हैं। पेंग उपनाम वाले कई लोग हैं, हालांकि केवल एक ही है जो खुद को चीन की राजधानी में पेंग कह सकता है। इस समय उन्हें पेंग परिवार का सदस्य होने पर गर्व है। इसके अलावा हमारे युवा गुरु पेंग चेंगफू है। मैंने सुना है कि जियांगजू आने के तुरंत बाद उनका आपके साथ कुछ विवाद हो गया था। गार्ड का मुखिया जारी रहा। यह वो है, हुआंग फैंग ने अचानक कहा। वो गायब है। मुझे नहीं पता, मेरे उसके साथ कुछ विवाद है, लेकिन इससे पहले जब उसने मुझसे ईमानदारी से माफी मांगी, तो मैंने फैसला किया है कि वयस्क खलनायकों को याद नहीं करेंगे और उन्हें माफ कर देंगे। इस बार नर्सिंग होम के प्रमुख और चेहरे भी नाराज थे। हुआंग फैंग ने ऐसा कहा, जाहिर तौर पर उन्होंने पेंग चेंगफू पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि उन्होंने पेंग परिवार को यह दृष्टि से देखा। उस तीसरी रात को आप कहाँ थे? गार्ड के नेता ने अपना गुस्सा रोका और पूछना जारी रखा। क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? हुआंग फैंग ने लापरवाही से कहा। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आप पुलिसकर्मी हैं? क्या आप अपनी इच्छानुसार लोगों से पूछताछ कर सकते हैं? आपका युवा गुरु अपनी आत्महत्या के बारे में सोचने में भी असमर्थ हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समय की बर्बादी है? क्या आप उसके पास नहीं जाएंगे और मुझसे यहाँ ऐसे अप्रासंगिक व्यक्ति के बारे में नहीं पूछेंगे? तुमने खुद को मार डाला, गार्डों ने चिल्लाकर कहा कि उनके परिवार का युवा मालिक मौत से बहुत डरता है। इसके अलावा वो अपने दैनिक जीवन में इतना स्वाभाविक और अनियंत्रित था कि जब तक उसके सिर से हवा न निकल जाए, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता था। मैं नहीं कर सकता, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, आप मेरे रास्ते में मत खड़े होइए। मुझे कुछ और करना है। मेरे पास आपके साथ जाने का समय नहीं है। आपकी वफादारी और परिश्रम के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद न करें। यहाँ या जितनी जल्दी हो सके अपने युवा गुरु के पास जाओ, अन्यथा कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा कहने के बाद हुआंग फैंग बस में चढ़ने और जाने जैसा है। हालांकि जाहिर तौर पर वे लोग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आखिरकार हुआंग फैंग अब सबसे अधिक संदिग्ध है, लेकिन उन्हें यहाँ से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलती है। उनमें कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है? हुआंग फैंग, कृपया सहयोग करें, अन्यथा हमें दोष न दे। गार्ड के मुखिया ने दरवाजा बंद कर दिया और हुआंग फैंग को आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं भयभीत नहीं हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ कि मुझे उकसाने की कोशिश न करें। ये बहुत दुखद होगा। हुआंग फैंग ने एक दूसरे को तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, जय, तुम्हें उससे क्या लेना देना? उससे लड़ो और वो ईमानदार हो जाएगा। यह सही है, ये बच्चा इतना कमजोर है कि उसे हराया नहीं जा सकता। गार्ड एक के बाद एक चिल्लाने लगे। जब वे सेना में थे तो सैनिक और गुंडे थे। जब वे बाहर आए तो उनके पास पेंग परिवार की पहचान थी और उन्होंने अधिक लापरवाही से काम किया। जब उन्होंने हुआंग फैंग को देखा जो सहयोग नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने सोची वो थी पहले लड़ना। क्या ये करना चाहते हैं? हुआंग फैंग ने इन लोगों को देखा और कहा, ये लोग आम लोगों के लिए बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन खुद के सामने वे देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 813 सद्भावना अनुस्मारक।
गार्ड के मुखिया ने हुआंग की ओर देखा और कहा, चूंकि तुम बहुत अपमानजनक हो, इसलिए हमें असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराओ। गार्ड का नेता स्पष्ट रूप से पहले हुआंग फैंग को नीचे ले जाना चाहता है और फिर उसे अपने युवा मालिक के बारे में पूछने के लिए मजबूर करना चाहता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, गार्ड हुआंग फैंग के पास पहुंचे। हालांकि हुआंग फैंग के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो दौड़कर अपने रक्षक के पास गया। वो पीछे नहीं हटा बल्कि ऊपर चला गया। गार्ड ने देखा कि हुआंग फैंग उससे कड़ा मुकाबला करना चाहता था। उसने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य करते हुए कहा कि हुआंग फैंग अपनी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का व्यंग्य घबराहट और दर्द में बदल गया। हुआंग फैंग की मुट्ठी के संपर्क के क्षण में उसका शरीर पहले की तुलना में तेज गति से वापस उड़ गया। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों की हड्डियों और शरीर के कब्जों के टूटने की आवाज भी सुनी और उन्हें फाड़ भी दिया। पुकारना हुआंग फैंग के कान में एक हवा चली। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो छोटा था और अपने दाहिने पैर से 180 डिग्री तक घूमता था। अचानक उसके पीछे वाला आदमी नंगे पैर था और एक असामान्य कोण पर झुका हुआ था। ओह! चीखें तुरंत सुनी गई। ये सभी लोग स्पेशल फोर्स थे। ऐसा माना जाता था कि उनमें लड़ने की प्रबल क्षमता थी। हालांकि वे फिर भी हुआंग फैंग के हमले के आगे टिके रहने में विफल रहे। फिर ये खत्म नहीं हुआ है। वे लोग सचमुच भयंकर है। भले ही वे देखते हैं कि हुआंग फैंग का कौशल अच्छा है, वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। वे अभी भी हुआंग फैंग पर हमला करते हैं। और हुआंग फैंग रुकना नहीं चाहता था। उसका इरादा दयालु होने का नहीं था। उसके मन में पेन के परिवार के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। पेन चेंगफू ने दूसरों को धमकाया और इसके बारे में बात नहीं की। उनका टैंग मुक्यू के साथ विवाद हुआ था। पहले टैंग मुक्यू का हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो अंधेरे में उसकी प्रेमिका है। हुआंग फैंग उन पेंगों पर अच्छा प्रभाव कैसे डाल सकते थे जिन्होंने तांग मिक्सू को शर्मिंदा किया था। इसके अलावा हुआंग फैंग को अपने सामने सैनिकों की आवाज महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसमें बहुत चिड़चिड़ापन था। हुआंग फैंग ने शैतान भाड़े के रेजिमेंट के पिछले लोगों में इस तरह की चिड़चिड़ापन का अनुभव किया था। इसके अलावा जब वे लड़ रहे थे तो वे सभी अपने अपने घातक स्थान का स्वागत कर रहे थे। हुआंग फैंग अभी भी सही थे। वे क्या रखते हैं? लिंगबो सूक्ष्म कदम के साथ, हालांकि कई लोगों से घिरा हुआ है। इन लोगों के लिए हुआंग फैंग के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। तियानलोग के 8 भागों की दुनिया में डुआन यू, जो लिंगबो माइक्रोसटेप का उपयोग करता है, कई प्रथम श्रेणी या यहाँ तक कि सुपर प्रथम श्रेणी वुलिन लोगों से घिरे होने पर भी चोट से बच सकता है। हालांकि ये पेंजिया गार्ड आम लोगों की तुलना में काफी बेहतर है, फिर भी इनके बीच एक बड़ा अंतर है। इसलिए ये लोग एक एक करके हुआंग फैंग द्वारा नीचे थे और जिस कारण से हुआंग फैंग ने अपने हाथ नीचे रखे वो अपेक्षाकृत भारी था। जब तक ये लोग गिरे हुए थे, उठना और हुआंग फैंग के खिलाफ फिर से लड़ना बहुत मुश्किल था। रुकना जैसे ही हुआंग फैंग ने आखिरी को मुंह में लात मारी और दूसरे के 2 दांत मारे, पेन परिवार के गार्ड का नेता पीछे से आया, यानी इन लोगों के मुंह से जीगे की आवाज आई। हुआंग फैंग को लगता है कि उनकी पीठ में झुंझुनी हो रही है। वो मुड़ता है और जय की ओर देखता है जिसे पहले उसने नीचे गिराया था। वो उठने के लिए संघर्ष करता है और बंदूक पकड़ता है जिसका मुंह उसकी ओर होता है। क्या तुम मुझे अपने नंगे हाथों से नहीं हरा सकते? अब तुम गोली चलाना चाहते हो? हुआंग फैंग अभी भी कहने के लिए तिरस्कार से भरा है। हालांकि दूसरे पक्ष पर व्यंग्य करते समय उन्होंने भी इसकी परवाह नहीं की, जबकि गुप्त रूप से दूसरे को देख रहे थे। पक्ष की अभिव्यक्ति गुप्त रूप से शरीर की ऊर्जा जुटाते हुए किसी भी समय बचने और वापस लड़ने के लिए तैयार। इस समय जैकी का चेहरा सदमे से भरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतना शक्तिशाली होगा। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा ही बेहतर था, लेकिन उनके साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि एक लड़ाई के बाद उसे पता चला कि वो गलत था। वो बहुत गलत था। हुआंग फैंग बहुत ताकतवर था। वो वास्तव में मजबूत था। उनमें से बहुतों ने उसे घेर लिया, परंतु वे उसे मार न सके। वे सभी घायल हो गए। भले ही उसने अब हुआंग फैंग पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन जब उसने हुआंग फैंग का शांत रूप देखा तो उसके मन में अभी भी कोई भाव नहीं था। जब वो सेना में थे तो उन्होंने कार्य भी किए और कुछ खतरनाक लोगों से मुलाकात भी की। हालांकि अब उसे लगता है कि उसके सामने खड़ा युवक, जो इंसानों और जानवरों के लिए हानिरहित लगता है, उन लोगों की तुलना में अधिक खतरनाक है जिन्हें उसने पहले देखा है। रुको, हिलना मत। मैं मानता हूं कि हम लापरवाह थे और आपका तिरस्कार करते थे। आप वास्तव में मजबूत हैं। मैं आपके कौशल की प्रशंसा करता हूं, लेकिन हुआंग फैंग की ओर देखने के बाद, जिनके चेहरे पर अभी भी कोई चिंतित अभिव्यक्ति नहीं है, उन्होंने कहा, हालांकि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल से अधिक तेज नहीं हो सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरा अनुसरण करें। उनकी राय में इतनी करीब दूरी के साथ हुआंग फैंग की प्रतिक्रिया और शूटिंग का स्तर खराब नहीं है। हुआंग फैंग कितना भी भयंकर क्यों न हो, वो अपनी शूटिंग से बच नहीं सकता। क्या आपको उस चीज पर भरोसा है जो आपके हाथ में है? हुआंग फैंग मुस्कुराए। तभी नागेल को अपने सामने एक फूल महसूस हुआ। हुआंग फैंग की आकृति, जो अभी भी उसके सामने थी, अचानक धुंधली हो गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा कि यह अच्छा नहीं है और अवचेतन रूप से ट्रिगर खींच लिया। हालांकि वो कुछ भी हिट करने में असमर्थ था। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसका दाहिना हाथ बुरी तरह मुड़ गया है और भारी दर्द के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे हाथ में मौजूद बंदूक भी नीचे गिर गई। हालांकि बंदूक जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि अचानक सामने आए हाथ से पकड़ ली गई। फिर उसने हुआंग फैंग को देखा, जो अभी अभी गायब हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से उसके सामने आया। एक हाथ ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने बंदूक पकड़ ली। यह आपकी मदद नहीं कर सकता, हुआंग फैंग ने उससे कहा। आप कौन हैं? इस समय जे को यह भी समझ में आ गया कि हुआंग फैंग के कौशल के साथ वो कभी भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता। वो हुआंग फैंग की पहचान के बारे में जानने को उत्सुक होने लगा। मैं हुआंग फैंग हूँ। क्या आपको यहाँ आने से पहले पता नहीं होना चाहिए था? हुआंग फैंग ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता। आप जिस युवा मास्टर की तलाश कर रहे हैं उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं आपको याद दिला सकता हूँ कि यदि आप किसी चीज की तलाश में शहर से बाहर जाते हैं तो आपको कुछ मिल सकता है।
हुआन फैंग के समाप्त होने के बाद वो फिर से कार पर चढ़ने के लिए मुड़ा। इस बार किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। भले ही हुआन फैंग ने सीधे बंदूक छीन ली, लेकिन किसी ने इसे दोबारा कहने की हिम्मत नहीं की। इस समय यदि वे पुनः ऊपर गए तो उनका अपमान होगा। शहर के बाहर हुआन फैंग के चले जाने के बाद जी का बड़ा भाई अपनी जगह पर बड़बड़ाया। हे भगवान, हमें क्या करना चाहिए? कई अन्य गार्ड इस समय संघर्ष कर रहे हैं, बस हुआन फैंग के प्रस्थान की दिशा को देख रहे हैं। उनकी आंखों में डर की झलक है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 814 परिचितों से मुलाकात। ये लोग पराजित नहीं हुए हैं, अन्यथा राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के आकलन से ये पराजित नहीं होंगे। हालांकि आज की तरह वे स्वच्छ और फुर्तीले हैं और वे हुआन फैंग की चाल भी नहीं ले सकते। इसके अलावा वे हुआन फैंग को घेरने की परिस्थितियों में हार गए, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और अगर वे जानते हैं कि हुआन फैंग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है, तो वे नहीं जानते कि वे आत्महत्या करना चाहेंगे या नहीं। शहर के बाहर जाओ। गार्ड के मुखिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन दृढ़ता से कहा, जय, क्या वो हमें धोखा देगा? किसी ने कहा, क्या आपको लगता है कि यह आवश्यक है? हम में से बहुत से लोग उसके विरोधी नहीं हैं। क्या उसके लिए हमें धोखा देना जरूरी है? जैकी ने कहा, अगर वे लोग इसके बारे में सोचते हैं तो ये सच है। यदि हुआन फैंग उनसे डरता है तो वो उन्हें धोखा दे सकता है। मुख्य बात यह है कि हुआन फैंग का कौशल भयानक है और वे इससे बिल्कुल भी निपट नहीं सकते हैं। इसलिए हुआन फैंग को उन्हें धोखा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए वे साधारण पट्टी बांधने के बाद बिना देर किए शहर के बाहर चले गए। आखिरकार वे विशेष बल के लोग हैं। वे चोटों के सरल उपचार में अच्छे हैं। हालांकि उनकी शारीरिक गुणवत्ता आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि इस हद तक कि हुआन फैंग ने अभी शुरुआत की है, उन्हें कम से कम पिछली बार बिस्तर पर लेटना चाहिए। बेशक चाहे उनकी शारीरिक गुणवत्ता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, चोट हल्की नहीं होती। लेकिन अभी उनके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वे उन्हें केवल सरलता से निपटा सकते हैं और फिर वे दर्द सहन कर सकते हैं। हुआन फैंग ने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन शूटिंग का अभ्यास करने के लिए सीधे शूटिंग क्लब में चले गए। जिस कारण से उसने उन्हें इंगित किया वो ये था कि वो पेंग परिवार और कई परिवार के बीच संबंधों में हलचल मचाना चाहता था, और साथ ही वो इन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहता था। खुद को परेशान मत करो। मूल रूप से हुआन फैंग अभी भी सीआई के परिवार के बारे में सोच रहे थे। अगर वो खुद को परेशान करने नहीं आता तो वो उसकी देखभाल नहीं करता। हालांकि अब ऐसा लगता है कि पेंग का परिवार, अगर वे पेंग चेनफू को नहीं ढूंढ पाए तो हार नहीं मानेंगे। लेकिन उन पर अभी भी पेंग के विशाल परिवार का सामना करने का दबाव है, इसलिए उन्हें अपनी आंखें बदलनी होंगी और अपने कुत्तों को उन्हें काटने देना होगा। जब हुआन फैंग शूटिंग का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने अचानक किसी को अपने पास बुलाते हुए सुना। शुरुआत में तो उसे साफ सुनाई नहीं दिया और उसे लगा कि उसने गलत सुना है। हालांकि जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसने बिल्कुल सही सुना था। आप यहाँ कैसे? हुआन फैंग ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें यहाँ जेन शुआई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हुआन फैंग और जेन शुआई ने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। आखिरकार हुआन फैंग अभी भी व्यस्त है। फैक्ट्री का कार्यभार संभालने के अलावा उन्हें खेती और शूटिंग का अभ्यास करना होगा। उसके पास ज्यादा खाली समय नहीं है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ का सदस्य हूँ, जेन शुआई ने पिस्तौल हाथ में लेकर कहा। हालांकि मैं सामान्य समय में यहाँ कम ही आता हूँ। मैं अन्य स्थानों पर बंदूकों के साथ खेलना पसंद करता हूँ, आपको पता है। जेन शुआई के चेहरे पर आदमी की अभिव्यक्ति देखकर हुआन फैंग पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि वो क्या सोच रहा है। जाहिर है, जिस बंदूक से वो खेलना पसंद करता है वो उसके हाथ में मौजूद बंदूक नहीं है। यह आप है। आप इतने लंबे समय से संपर्क में क्यों नहीं है? शाम को पे के लिए मेरे घर पर चलें, जेन शुआई ने कहा। मैं हाल ही में व्यस्त हूँ, हुआन फैंग ने कहा। मुझे लगा कि यह वही महिला है जिसकी मैंने पिछली बार सिफारिश की थी जो संतुष्ट नहीं थी, जेन शुआई ने कहा। जेन शुआई की बातें सुनकर हुआन फैंग के दिमाग में जियान मेंगन का खूबसूरत चेहरा आया, जो वास्तव में एक शुद्ध और सुंदर लड़की थी। यही कारण नहीं है, मैं इन दिनों सचमुच व्यस्त हूँ, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, कुछ मत कहो, चूंकि हम आज मिले हैं, चलो आज रात खूब पीते हैं, जेन शुआई ने हुआन फैंग के कंधे को गले लगाया और कहा। हुआन फैंग मना करना चाहता था, लेकिन जेन शुआई के गर्मजोशी भरे निमंत्रण को देखकर हुआन फैंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने शूटिंग खेलना शुरू किया। ये देखा जा सकता है कि जेन शुआई ने पहले झूठ नहीं बोला था। वो यहाँ अक्सर नहीं आते थे। उनकी निशानेबाजी का कौशल हुआन फैंग से भी बदतर था। हुआन फैंग की शूटिंग के स्तर को देखने के बाद वो हुआन फैंग को उसे सिखाने देने के लिए चिल्लाया। हालांकि हुआन फैंग ने नहीं सोचा था कि उनका अपना स्तर दूसरों को सिखा सकता है। जब हुआन फैंग और जेन शुआई बंदूकों से खेल रहे थे तो पेन के परिवार के रक्षक निष्क्रिय नहीं थे। वे शहर से बाहर चले गए और पेन चेनफू की तलाश करने लगे। हालांकि शहर के बाहर का क्षेत्र छोटा नहीं था। उनमें से कुछ के साथ उन सभी का एक साथ पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने भीड़ से कहा, चलो शहर वापस चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास जाओ। जीगे ये देखना चाहता है कि क्या वो निगरानी के माध्यम से अपने युवा मालिक की शहर छोड़ने वाली तस्वीर ढूंढ सकता है। क्या आप पेन परिवार से हैं? क्यून इंशुम काम पर वापस आ गए हैं। जब पेन के परिवार के गार्डों को एक रिश्ता मिला और वे निगरानी करने आए तो क्यून इंशुम उनसे मिले। क्यून इंशुम को पहले पेन चेनफू के लापता होने के बारे में नहीं पता था। दरअसल जियांगजू में बहुत से लोगों को पेन चेनफू के लापता होने के बारे में नहीं पता है। वो आमतौर पर सीआई तियान के साथ काम करता है। वो पेन चेनफू के दिमाग में कैद तियान को भी नहीं देख सकता है। किन प्रांत के अन्य युवाओं की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए हालांकि कई लोगों को कुछ संदेह है, ऐसा लगता है कि पेन चेनफू कुछ समय से दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो वास्तव में वास्तविक स्थिति जानते हैं। इतना खराब भी नहीं, गार्ड के प्रमुख ने कहा। मैं तीसरी रात को शहर छोड़ने वाले वाहनों की तस्वीरें देखना चाहूंगा। उपरोक्त निर्देशों के कारण क्यून इंशुम ने उन पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उसका पेन चेनफू के साथ बहुत कम संपर्क था।
पहले दिन पेन चेनफू की बुरी छाप के अलावा दोनों बिल्कुल भी नहीं मिले, इसलिए उन्होंने उन्हें पसंद या नापसंद नहीं किया, लेकिन सहयोग किया। क्योंकि तीसरी रात को पेन चेनफू से संपर्क टूट गया था, गार्ड ने उस रात की तस्वीरों की जांच को प्राथमिकता दी। हालांकि तस्वीरें भी काफी थी, लेकिन उनके लिए साथ काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इंतजार। अचानक गार्ड के नेता जीगे ने रुकने का आह्वान किया। सामने मौजूद ट्रैफिक पुलिस, जो मॉनिटरिंग का जिम्मा संभाल रही थी, उसने झट से पहुंच की दबा दी और फिर तस्वीर में एक कार की आकृति अंकित हो गई। और कई अन्य गार्ड, साथ ही क्यू निंगशुंग भी आकर्षित हुए। क्यू निंगशुंग ने तस्वीर देखी और कहा, क्या ये सियाई तियान की कार नहीं है? उसके इतनी देर से शहर छोड़ने का क्या मामला है? क्यू निंगशुंग ने अनजाने में ये कहा। आखिरकार कैतियान पहले भी उसका पीछा कर रही थी, इसलिए वो अभी भी पेन चेंगफू की कार को जानती थी और उसे नंबर याद था। जब उसने इसे देखा तो वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि क्यू निंगशुंग को पता नहीं चला, जब उसने कैतियान का नाम कहा तो उसके आसपास पेन के परिवार के कई गार्ड थोड़े बदसूरत हो गए। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 815 प्रश्नोत्तरी। लानत है, उस बच्चे ने हमसे झूठ बोला। ट्रैफिक पुलिस को देखकर तस्वीर बड़ी हो गई और स्पष्ट रूप से पेन के परिवार के गार्ड कैतियान को बदसूरत चेहरे के साथ कसम खाते हुए देखा। अन्य गार्डों के चेहरे भी अच्छे नहीं दिखते, खासकर गार्ड के मुखिया जीगे, जिनका चेहरा उदास है और पानी से टपकने वाला है। इससे पहले कैतियान को अभी भी उसके दिमाग में नहीं देखा जा सकता है। जब वो दूसरे पक्ष से बात करता है तो उसके मन में उसके लिए ज्यादा सम्मान नहीं होता। इसके अलावा वो नहीं सोचता कि दूसरा पक्ष उससे झूठ बोलने की हिम्मत करता है। आखिरकार उनकी पीठ सम्राट पेंजिया है, जो उन्हें अपमानित करने का साहस करता है, विशेष रूप से कैतियान, जो पेंजिया की ताकत जानता है। उन्हें धोखा देना और भी असंभव है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया जाएगा और मूर्ख बनाया जाएगा। वो इतना लापरवाह था कि पहले दूसरे पक्ष पर संदेह नहीं करता था। अब यह बहुत स्पष्ट है कि क्या कैतियान का संबंध उसके युवा मालिक के लापता होने से है, लेकिन कैतियान सच नहीं बताता है। वो पक्का है। वो सच क्यों नहीं बताता? जाहिर है उसे कुछ तो पता ही होगा। ऐसा लगता है कि कैतियान का अपने युवा मालिक के लापता होने से कुछ लेना देना है। जी, हम क्या करें? क्या आप उस कमीने को ढूंढना चाहते हैं? एक गार्ड ने पूछा। जाहिर है इन गार्डों के दिलों में कैतियान के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो तुम्हारे मुंह में कमीना है। क्यू निंगशुंग ने एक तरफ निगरानी में कार की ओर इशारा किया और कहा, जाहिर है वो कैतियान का जिक्र कर रही थी जो गाड़ी चला रही थी। नाजी ने सिर हिलाया। उसने निगरानी करना बंद कर दिया। इसका कारण ये था कि उसे कैतियान दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्होंने कैतियान को नहीं देखा। पेन चेनफू की प्रासंगिक स्थिति की जांच करते समय उन्होंने कैतियान की तस्वीर देखी। चल दर। फिर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को छोड़ दिया। यह अभद्रता है, धन्यवाद भी नहीं, क्यू निंगशुंग ने कहा। हालांकि उनकी नीली नाक और सूजे हुए चेहरों के बारे में सोचते हुए उनमें से कुछ पर अभी भी स्पष्ट खून के धब्बे हैं। क्यू निंगशुंग ने खुद से कहा, इन लोगों का क्या मामला है? इस समय गार्डों ने स्पष्ट रूप से क्यू निंगशुंग के समय को नजरअंदाज कर दिया। कैतियान ने उनसे झूठ बोला, जो जाहिर तौर पर कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत संभव है कि पेंग चेंगफू की स्थिति अच्छी नहीं है और कैतियान का संदेह अब हुआंग फैंग से अधिक है। सियाई तियान का घर ढूंढना बहुत कठिन नहीं है। गार्डों को कैतियान का घर आसानी से मिल गया। इस समय कैयूरे घर पर नहीं था और कैतियान को इस बात का एहसास नहीं था कि दूसरे पक्ष ने उस पर संदेह किया है। हालांकि वो उनकी अचानक यात्रा को लेकर उत्सुक था, फिर भी उसने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ, कैतियान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुमने सच नहीं बताया। कहने का तात्पर्य यह है कि जी के बड़े भाई के चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं है। अपने ही व्यक्ति की भूमिका निभाने की इस हिम्मत के लिए उनके चेहरे के हाव भाव जरा भी अच्छे नहीं है। तुमसे झूठ? मैंने झूठ नहीं बोला। कैतियान के चेहरे पर भाव एक भोजन था और फिर उसने कुछ भ्रम में समझाया। उस तीसरी रात को आप कहाँ गए थे? आपने हमें पहले क्या बताया था? आप घर पर सोते हैं, उन्होंने पूछा। सियाई तियान ने कहा, हाँ, उस रात पेन शाओ से अलग होने के बाद मैं घर पर ही रहा, मैं कहीं नहीं गया। आप झूठ बोलते हैं। आप उस रात शहर से बाहर थे और कार में एक और आदमी था। आपको घर पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। जैकी चिल्लाया। उसने जो कहा उसे सुनकर कैतियान और भी अधिक घबरा गया। उसने बार बार सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं घर पर था। मुझे नहीं पता कि आपको ये खबर कहाँ से मिली। हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ हो। यातायात पुलिस की निगरानी में हमने यही अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा। वहाँ एक गार्ड है जो अब इसे नहीं देख सकता। यहाँ कैतियान को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी जांच और निगरानी करेंगे, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और वे मॉनिटर ये साबित कर सकते थे कि वो शहर से बाहर था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या थोड़ी देर के लिए करना। क्या कोई और शब्द नहीं? जीगे ने कहा। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा युवा गुरु कहाँ है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, कैतियान ने घबराए हुए चेहरे पर कहा। इस समय उसका दिमाग खाली था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि एक दूसरे को कैसे जवाब देना है। केवल इतना जानता था कि वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार भर्ती हो गए तो उनका परिवार खत्म हो जाएगा। कहो, क्या हमारे युवा गुरु के लापता होने का संबंध आपसे है? वो जी का बड़ा भाई कैतियान के वर्तमान प्रदर्शन को देखता है, दिल में और अधिक पुष्टि करता है। कैतियान को पता होना चाहिए कि उसका युवा गुरु गायब है, यहाँ तक कि यह मामला उससे संबंधित है। आपका रवैया क्या है? इस समय कैयूरे ने दरवाजे को धक्का दिया और प्रवेश किया। सियाई तियान की घबराहट की तुलना में कैयूरे शांत थे और उनके चेहरे पर बहुत गुस्से के भाव भी थे। अपनी पहचान याद रखें, पेंजिया प्रतिष्ठित है, लेकिन आप सिर्फ पेंजिया के रक्षक, पेंजिया के कुत्ते हैं। मेरे बेटे से बात करने की आपकी योग्यता क्या है? ये आप? जय गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे के गार्ड एक एक करके धार्मिक आक्रोश से भर गए। जाहिर है वे सियाई यूरे की बातों से बेहद असंतुष्ट थे। क्या मैं गलत हूँ? कैयूरे ने हालांकि जल्दी नहीं की। वो सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने गार्डों को हिकारत से देखा और कहा, क्या पेंगज ने तुम्हें यही सिखाया है?
लोगों के प्रति सम्मान की कोई भावना नहीं है? धीरे धीरे कई यूडे का चेहरा अपरिवर्तित रहा और कहा, यह मत कहो कि मेरे बेटे को इसके बारे में पता नहीं है। अगर उसे पता भी है तो भी हम तुमसे कुछ नहीं कह सकते। नागेल का चेहरा लगातार बदलता रहा। अंत में उसने गुस्से से कई यूडे से कहा, मिस्टर कय, मुझे आशा है कि आप इस मामले की गंभीरता को समझेंगे। हमारे युवा मालिक के लापता होने के बाद मालिक और उसकी पत्नी दोनों चिंतित हैं। अब आपका बेटा स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है। हमारे समय में देरी हो रही है। अगर मालिक और उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो आप परिणाम समझ सकते हैं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कई यूडे का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। पेन का परिवार अच्छा है, लेकिन हमारे कय का परिवार मिट्टी से सना हुआ नहीं है। इसके अलावा जब मास्टर पेन जियांगजू आए तो उनके साथ हर समय मेरा बेटा था, जैसा कि पूरे प्रांत की दूसरी पीढ़ी की शक्ल में हर कोई जानता है। मास्टर के बाद पेन गायब हो गया। मेरा बेटा चिंतित था, लेकिन अब आप मेरे बेटे पर संदेह कर रहे हैं। मुझे मास्टर कय पर कोई संदेह नहीं है। मैं बस अपने गुरु के बारे में और जानना चाहता हूँ। जीगे ने कहा, मास्टर कय उस रात शहर से बाहर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो घर पर थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। उस रात मेरा बेटा घर पर था, मैं ये साबित कर सकता हूँ। कई यूरे ने कहा, इसके अलावा आपने जो कहा वो निगरानी से देखा जाता है, जो जरूरी नहीं कि सच हो सकता है कि कोई खुद को मेरे बेटे के रूप में प्रच्छन्न करे और उसे दोषी ठहराए। ये है बिल्कुल संभव। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 816 दुर्घटनाएं। आपको तर्क है परिष्कार। कई यूरे ने उपहास किया, तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि मैं कुतर्कवादी हूँ? ठीक है मिस्टर कय, मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि जब मैं सबूत दे सकता हूं तब आपके कय परिवार को पेन परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जीगे ने कहा कि उन्होंने अब यह निर्धारित कर लिया है कि कैटेन का उनके युवा मालिक के लापता होने से कुछ लेना देना है, और दूसरे पक्ष का ऐसा व्यवहार स्पष्ट रूप से टालमटोल कर रहा है, लेकिन समय की देरी भी कर रहा है। क्या आप पेन परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? मजाक। पेन परिवार का प्रतिनिधित्व एक गार्ड द्वारा कब किया जाएगा? कई यूडे ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ठीक है, हम देखेंगे। जीगे ने ठंडे स्वर में कहा कि वो सीआई यूडे के पिता और पुत्र से नहीं डरते। पेन के परिवार ने उसका समर्थन किया और वो सीआई के परिवार से नहीं डरता था। जय के समाप्त होने के बाद वो अन्य लोगों के साथ चला गया, और जब उसे सबूत मिला तो उसने दो अभिमानी पिता और पुत्र को कीमत चुकाने दी। जेगे की नजर में ज्यादा सबूत नहीं है। निगरानी वीडियो, कार में मौजूद लोग, यहाँ तक कि कैतियान की कार को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक ये बातें उसके परिवार के मालिक द्वारा देखी जाती हैं, वो सीआई यूडे के साथ इतनी बकवास बात नहीं करेगा। ये देखकर कि वे सभी लोग बाहर चले गए हैं, कैयूडे अपने बेटे की ओर देखता है जो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है और कहता है, देखो तुमने क्या किया है, इतनी सारी पूछे छोड़ दो। सीआई तियान ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस मामले की इतनी जल्दी जांच कर सकता है। इतनी जल्दी उसे खुद पर शक हो गया। हालांकि कैयूडे को नहीं पता था कि यह गुस्सा होने का समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द फॉलो अप से निपटना था। ये सोचकर उसने घर के नौकर को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, फिर नौकरानी ऑर्डर लेकर चली गई। यह इस समय पर निर्भर करता है कि आप इस स्तर को पार कर पाते हैं या नहीं। गृहस्वामी के चले जाने के बाद कई यूडे ने मन ही मन बड़बड़ाया, सच कहूं तो अगर उसके एक से अधिक बेटे हो तो वो वास्तव में उस बेटे को सौंपना चाहता था जो उसके परिवार के लिए परेशानी का कारण बना। जैकी, यह निगरानी में कमीना है, वो इसे स्वीकार नहीं करता है। यह सही है, ये बिल्कुल बकवास है। जब हम वीडियो लाएंगे और कार में किसी अन्य व्यक्ति को पाएंगे तो मैं देखूंगा कि पिता और पुत्र कैसे बहस कर सकते हैं। कई के घर छोड़ने के बाद कई गार्डों ने गुस्से में कहा, जाहिर है वे बहुत परेशान थे। ठीक है, इसे रोको। जीगे ने अपने अधीनस्थों की चर्चा रोक दी और फिर कहा, इस मामले में अभी भी कई सुराग हैं। जब हमें वे चीजें मिलेंगी तो कई परिवार और उनके बेटे के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। कार कई परिवार में होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, यह अभी नहीं मिलेगा। जहां तक अन्य सुरागों की बात है, हमें इसे यथाशीघ्र प्राप्त करना होगा। जाहिर है, जीगे को संदेह है कि कैतियान उसके युवा मालिक के लापता होने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैतियान ने ऐसा क्यों किया। उसे डर है कि कैतियान सबूत नष्ट कर देगा। लेकिन जब जीगे और अन्य लोग फिर से ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड के पास जाने वाले थे तो उन्हें पता नहीं चला। सीआई के परिवार के चेम्बरलिन समय से पहले चले गए थे और उन्होंने उस सड़क का रास्ता अपनाया जहां उन्हें ट्रैफिक पुलिस के पास जाना था। सावधान रहो। जब जीज की कार आधे रास्ते पर पहुंची, चार तरफा चौराहे पर सह पायलट की स्थिति में बैठा व्यक्ति एस्कॉर्ट कर रहा था। अचानक वो ये देखकर घबरा गया कि सचमुच एक ट्रक ने सीधे साइड से टक्कर मार दी। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से लाल बत्ती चलाई और धीमा करने का कोई इरादा नहीं था। अनुस्मारक सुनने के बाद ड्राइविंग गार्ड पहले से ही दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ की गति बहुत तेज है। इसके अलावा दोनों कारों के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए वे उसे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया का समय नहीं देते हैं। चूना ट्रक ने सीधे कार के मध्य भाग में टक्कर मार दी, फिर भी कार धीमी नहीं हुई। इससे कार को अंकुश से टकराना पड़ा और कार सीधे चपटी हो गई। अचानक हुए हादसे से आसपास के सभी राहगीर हैरान रह गए, लेकिन ट्रक ड्राइवर बिना रुके गाड़ी भगा ले गया और नीचे आकर कार को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। सामने कार रोको। इसी समय क्यू निंगशुंग, जो गश्त के लिए निकले थे, ने यह दृश्य देखा और ट्रक को रोकना चाहा। हालांकि जब ट्रक के ड्राइवर ने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी आया है तो उसने निकलने की गति तेज कर दी। क्यू निंगशुंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया और ट्रक का पीछा किया। ट्रैफिक पुलिस जो उसके साथ ड्यूटी पर निकली थी ने इस समय केवल प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और कार की स्थिति की जांच की। गधे, जब तुम किसी को मारते हो तो तुम भागना चाहते हो, क्यू निंगशुंग गाड़ी चलाते समय बड़बड़ाया। ट्रैफिक पुलिस टीम में लौटने के बाद ये पहली बार ड्यूटी पर है। अप्रत्याशित रूप से उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा।
अभी वो दुर्घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसे साफ दिख रहा था कि ये दुर्घटना शायद कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई दुर्घटना थी। कार मुड़ रही थी, लेकिन ट्रक सीधे कार की ओर दौड़ा और वो दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी। जब मैं कार के पास पहुंचा तो मेरा इरादा बिल्कुल भी धीमा करने का नहीं था। हालांकि टक्कर के बाद मैं तुरंत मुड़ा और चला गया। सब कुछ दिखाता है कि दूसरा पक्ष लापरवाह नहीं था। धिक्कार है ट्रैफिक पुलिस। क्यू निंगशुंग को अपने पीछे आते देख उसके सामने वाले ट्रक ड्राइवर ने शाप दिया। वो एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां वो निगरानी न करे और चला गया, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी बहुत करीब है। इसके अलावा यहाँ आसपास कई वाहन हैं और उसका ट्रक तेजी से नहीं चल सकता है, इसलिए क्यू निंगशुंग को पीछे छोड़ना मुश्किल है। और ट्रक का ड्राइवर सीआई परिवार का चेम्बरलेन है। कई के परिवार को छोड़ने के बाद वो यहाँ घात लगाकर पेंग के गार्डों की कारों के आने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसे यहाँ ट्रैफिक पुलिस से मिलने की उम्मीद नहीं थी और दूसरा पक्ष अभी भी उसका पीछा कर रहा था। हालांकि क्यू निंगशुंग के लिए दूसरे पक्ष को पकड़ना आसान नहीं है। कई वाहन रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए क्यू निंगशुंग को पीछा करते समय ट्रैफिक पुलिस टीम से संपर्क करना होगा, उन्हें समर्थन के लिए किसी को भेजने और सामने से रोकने के लिए कहना होगा। और कई परिवार के चेम्बरलेन को स्पष्ट रूप से पता है कि यदि समय लंबा है तो ट्रैफिक पुलिस टीम को आगे सड़क पर रोक दिया जाएगा और फिर वे भाग नहीं पाएंगे। इसलिए उसे अपेक्षाकृत कम लोगों वाली जगह पर ट्रक रोकना पड़ा और फिर वो कार से कूदकर भाग गया। जब तक क्यू निंगशुंग ने उसे मौके पर नहीं पकड़ लिया वो ठीक रहेगा। क्यू निंगशुंग का भी हार मानने का इरादा नहीं था। उसने ट्रक के पास अपनी कार रोकी और जाने की दिशा में स्टीवर्ट पेन का पीछा किया। ये वास्तव में भयावह है। जैसे ही बटलर भागा उसने अपने पीछे क्यू निंगशुंग को देखा और खुद से कहा, फिर उसके चेहरे पर क्रूरता दिखाई दी, क्योंकि तुम मरना चाहते हो, मैं दोषी नहीं हूँ। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 817 जादुई हमला। मैंने सीआई परिवार के चेम्बरलेन को एक कोना ढूंढते और छिपते देखा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो युवा नहीं है और शायद उसे नजरअंदाज कर दे। वास्तव में कई यूडे के भरोसेमंद चेम्बरलेन के पास न केवल एक चतुर दिमाग और क्रूर साधन है, बल्कि एक मजबूत शरीर और हाथ भी है। तो इस समय भी उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन वो डर क्यू निंगशुंग के पीछे नहीं है। क्यू निंगशुंग को इस बात का एहसास नहीं था कि कोई खतरा है। इस समय वो केवल उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ना चाहती थी जिसने मानव जीवन की हत्या की थी। हाँ, क्यू निंगशुंग के दिल में अभी जो दुर्घटना हुई वह या तो एक दुर्घटना थी या हत्या थी। हालांकि जब क्यू निंगशुंग एक कोने में आए तो एक काली छाया अचानक उसके सामने आ गई। वो बहुत बड़बड़ाई और अवचेतन रूप से छिप गई। हालांकि वो दूसरे पक्ष के हमले से पूरी तरह नहीं बची। छूना वो काली छाया का परिवार का प्रबंधक है जो पहले भाग गया था। अभी अभी उसने क्यू निंगशुंग को एक शक्तिशाली साइडकिक से बाहर कर दिया। ये तुम हो, ये तुम कैसे हो सकते हो? क्यू निंगशुंग उस ट्रक ड्राइवर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जिसने उस पर हमला किया और भाग निकला। क्यू निंगशुंग इस समय वास्तव में आश्चर्यचकित है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को जानती है जिसने उस पर हमला किया था। वो ये कैसे नहीं सोच सकती थी कि वो वही व्यक्ति है जिसका उसने पीछा किया था। हाँ, यह मैं हूँ, अधिकारी क्यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी स्थिति में मिलेंगे। मुझे डर है कि मैं केवल आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर सकता हूँ। सीआई परिवार के चेम्बरलेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि वो हानिरहित व्यक्तिगत जानवरों के साथ एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके पास ऐसे हुनर होंगे। क्यू निंगशुंग और सीआई परिवार के चेम्बरलेन एक दूसरे को जानते हैं। आखिरकार कैतियान ने पहले पागलपन से क्यू निंगशुंग का पीछा किया था और इस चेम्बरलेन ने कैतियान को क्यू निंगशुंग को फूल भेजने में भी मदद की थी। वे एक से अधिक बार मिले, इसलिए क्यू निंगशुंग ने पहली नजर में ही एक दूसरे को पहचान लिया। और कई परिवार के चेम्बरलेन ने इसका खंडन नहीं किया है। इस समय वो जिंदा रहने को तैयार नहीं है। एक बार क्यू निंगशुंग ने आज कहानी सुनाई है, इसमें केवल वही नहीं बल्कि पूरा कई परिवार भी शामिल है। बेशक ये क्यू निंगशुंग नहीं है जो कई परिवार से परेशान है, बल्कि राजधानी में पेन परिवार है। खत्म करने के बाद सीआई के परिवार के चेम्बरलेन नहीं रुके। उन्होंने क्यू निंगशुंग पर कदम रखा जो जमीन पर लेटे हुए थे। क्यू निंगशुंग तेजी से किनारे की ओर लुढ़क गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेम्बरलेन युवा नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें काफी चुस्त थीं। इससे पहले कि उसका शरीर रुकता, उसे लगा कि उसकी पीठ पर लात मारी गई है और उसका शरीर अचानक अनियंत्रित होकर साइड की दीवार से जा टकराया। खांसी। क्यू निंगशुंग को अपने फेफड़े में दर्द महसूस हुआ। कई बार खांसने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। इस समय कई परिवार के चेम्बरलेन ने क्यू निंगशुंग को अपने शरीर के नीचे दबा लिया था और उसके हाथ क्यू निंगशुंग की गर्दन का गला घोट रहे थे। जाहिर है वो सीधे क्यू निंगशुंग का गला घोटना चाहता था। क्यू निंगशुंग सख्त संघर्ष करता है। हालांकि एक महिला की ताकत अपेक्षाकृत छोटी होती है, उनकी ताकत आम महिलाओं से भी ज्यादा है। हालांकि कई परिवार के चेम्बरलेन द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में क्यू निंगशुंग अभी भी हीन है, इसलिए चाहे वो कितना भी संघर्ष करे वह अलग नहीं हो सकती। अधिकारी क्यू, आपको अभी मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। अब आप मेरी पहचान जानते हैं, इसलिए मैं आपको जीवित नहीं छोड़ सकता। बटलर ने क्यू निंगशुंग की गर्दन पर चुटकी ली और क्रूर चेहरे के साथ कहा। इस समय क्यू निंगशुंग बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकती, यहाँ तक कि उसका सांस लेना भी और भी मुश्किल हो जाता है। सीआई परिवार के चेम्बरलेन को देखकर क्यू निंगशुंग का दिल अचानक निराशा से भर जाता है। इस जगह से गुजरा नहीं गया है, इसलिए खुद को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस समय क्यू निंगशुंग ने अपने मन में हुआंग फैंग के बारे में सोचा। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने पहले हुआंग फैंग से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अब वो मरने वाली है। उसने जो कहा उसे कहने का उसके पास कोई मौका नहीं है। हुआंग फैंग को कभी पता नहीं चलेगा कि वो किसी को पसंद करती थी। अगर भगवान ने मुझे एक और मौका दिया तो मैं हुआंग फैंग को बताऊंगा। इस समय क्यू निंगशुंग को लगा कि पहले उसका शर्मीलापन अक्षम्य था। यदि यह लड़की के लिए आरक्षित नहीं होता तो उसने अंत में पछताने के बजाय हुआंग फैंग को अपने मन की बात समझा दी होती।
हुआन फैंग के बारे में सोचते समय क्यू निंगशुंग की आंखें अचानक चमक उठी। उसने उस जादू के बारे में सोचा जो हुआन फैंग ने उसे पहले सिखाया था। उस जादू का हमेशा अभ्यास किया जाता रहा है, हालांकि यह वो आंतरिक शक्ति नहीं है जो आप हमेशा चाहते हैं। जादू भी अच्छा है और भी अधिक जादुई। केवल क्यू निंगशुंग को आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और उसे कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उसे हुआन फैंग याद है कि वो जादू के बारे में जितने कम लोगों को जानेगी उतना बेहतर होगा। इसलिए क्यू निंगशुंग आमतौर पर गुप्त रूप से अभ्यास करते हैं। उसे विशेष प्रभाव का भी ज्ञान नहीं है। हालांकि हुआन फैंग ने कहा कि जादू कई बार अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकता है। फिर क्यू निंगशुंग ने चुपचाप अपने मुंह में जादू मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने चेम्बरलेन काई की आंखों पर अपना हाथ दिखाया। उसने देखा कि उसकी उंगली से एक पानी का तीर निकला और दाहिनी आंख में जा लगा। ओह, सीआई के परिवार का चेम्बरलेन, जो इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, तुरंत रास्ते में आ गया। उनकी राय में क्यू निंगशुंग मर चुका है, उसमें प्रतिकार करने की क्षमता कैसे हो सकती थी। तो इस बार पानी का तीर सीधे उसकी दाहिनी आंख पर लगा। उसे दिल की धड़कन का दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें नहीं खुल सकी। उसने क्यू निंगशुंग को रिहा कर दिया, अपनी आंखों को अपने हाथों से ढंक लिया और देखा कि उसकी आंखों से खून की धारा बह रही है। तुमने मेरे साथ क्या किया? कई परिवार के चेम्बरलेन ने चिल्लाकर पूछा। हालांकि क्यू निंगशुंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके जादुई हमले के प्रभाव को इतना अच्छा देखकर क्यू निंगशुंग थोड़ा आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। उसने चेम्बरलेन काई के पास अपना ख्याल रखने के लिए समय की कमी का फायदा उठाया और उसे नीचे लात मार दी। तुरंत सीआई के परिवार का चेम्बरलेन हरा हो गया और सीधे नीचे गिर गया। क्यू निंगशुंग का पैर कमजोर नहीं था। उसने एक हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे हाथ से नीचे की ओर और जोर से चिल्लाया। क्यू निंगशुंग आपकी बीमारी का फायदा उठाने और आपकी जान लेने के सिद्धांत पर आधारित है और लगातार दूसरे पक्ष के प्रमुख बिंदुओं पर प्रहार करता है। हुआन फैंग ने कहा कि जादू की आक्रमण शक्ति जादू की मात्रा से संबंधित है, लेकिन उसकी साधना का समय लंबा नहीं है, इसलिए उसके शरीर में ज्यादा जादू नहीं है और जादू की आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से सीमित है। अभी वो दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने के लिए जादू का उपयोग क्यों कर सकती है? इसका कारण ये है कि दूसरा पक्ष तैयार नहीं है और एक दूसरे के करीब है और उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं। इसलिए ये दूसरे पक्ष को तुरंत चोट पहुंचा सकता है और सीधे उसकी एक आंख को नष्ट कर सकता है। हालांकि यह अन्य स्थानों पर हमला करने के लिए पैरों का उपयोग करने जितना सुविधाजनक और त्वरित नहीं है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 818 SMS। जब ट्रैफिक पुलिस टीम के अन्य सदस्य आए तो सीआई परिवार के चेम्बरलेन को क्यू निंगशुंग ने लात मारी थी और वह हिल नहीं पा रहा था। वो केवल जमीन पर ही गुनगुना सकता था। क्यू निंगशुंग एक दूसरे के कौशल से बहुत डरते थे और वो लगभग एक दूसरे के हाथों पहले ही मर चुके थे, इसलिए वो दूसरे को पासा पलटने की कोई उम्मीद नहीं देगी। सीआई के परिवार के चेम्बरलेन की त्रासदी को देखकर किसी और ने उस चेम्बरलेन को नहीं देखा है। वे सभी सोचते हैं कि क्यू निंगशुंग बहुत क्रूर है। दूसरा पक्ष बहुत पुराना है और उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया है। क्यू निंगशुंग के हाथ बहुत भारी है। हालांकि वे स्पष्ट रूप से क्यू निंगशुंग के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। क्यू निंगशुंग के अपने कौशल के बिना, यहाँ तक कि उसकी पृष्ठभूमि भी वैसी नहीं है जिसे आम लोग अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। क्यू निंगशुंग को अपने सहकर्मियों की जटिल नजरों की परवाह नहीं है। वो अभी भी जादू के बारे में सोच रही है। ये पहली बार है कि उसने वास्तविक युद्ध में जादू का प्रयोग किया है। मुझे कहना होगा कि प्रभाव बहुत अच्छा है। जादू अचानक और जबरदस्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जादू उतना नहीं है। यदि जादू पर्याप्त है तो होने वाली क्षति अधिक प्रभावी होगी। और जो जादू उसने अभी प्रयोग किया उसे तीरंदाजी कहा जाता है। इसे कुछ दिन पहले हुआन फैंग ने सिखाया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि हुआन फैंग ने खुद को एक बार पहले क्यों नहीं सिखाया। इस जादू का प्रभाव अभी भी बहुत शक्तिशाली है। बेशक क्यू निंगशुंग को नहीं पता था कि हुआन फैंग ने यह जादू दूसरी दुनिया से सीखा है। जब वो वास्तविकता में वापस आए तो हुआन फैंग ने क्यू निंगशुंग को जल प्रणाली के सभी जादू सिखाए, क्योंकि वो केवल जल प्रणाली के जादू का अभ्यास कर सकती थी। हुआन फैंग ने अन्य विभागों का जादू नहीं सिखाया। यहाँ मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्यू निंगशुंग कई परिवार के चेम्बरलेन और उनके सहयोगियों के साथ यातायात पुलिस टीम में लौट आए हैं। हालांकि क्यू निंगशुंग को छिपी हुई सच्चाई में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि यह घटना एक साधारण यातायात दुर्घटना नहीं हो सकती है। बेशक क्यू निंगशुंग यह नहीं भूली कि जब वो मरने वाली थी तो उसने क्या सोचा था। इसलिए पुलिस स्टेशन वापस जाते समय उसने हुआन फैंग को एक संदेश भेजा और उसे आमने सामने कहने के लिए कहा। वो अब भी शर्मिंदा थी। जहाज का सबसे पिछला भाग हुआन फैंग, जो अभी अभी शूटिंग पूरी कर चुका था और आराम करने के लिए पानी पी रहा था, उसने क्यू निंगशुंग का संदेश देखा और फिर वो अपने मुंह से पानी बाहर निकालने से डर गया। हुआन फैंग हालांकि सुंदरता अच्छी स्थिति में है और लंबी भी ठीक है, लेकिन वो लोगों को पानी छिड़कने देने के लिए पर्याप्त नहीं है ना? क्या आप अपने प्रदर्शन को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? जेन शुआई ने उसके बगल में कहा। जेन शुआई को अच्छे फिगर वाली एक सुंदर लड़की मिली। वो बंदूक लेकर खेलने आई और उसने तुरंत उसे हुआन फैंग की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने हुआन फैंग से यह मूल्यांकन करने के लिए कहा कि वो कितना स्कोर कर सकते हैं। हालांकि हुआन फैंग की प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। क्या मैंने इस अवधि में आरू का फूल खिलवाया? हुआन फैंग ने खुद से कहा। जाहिर है वो क्यू निंगशुंग के संदेश से चौंक गया था और जेन शुआई ने जो कहा उसे नहीं सुना। कामुक मत बनो, लोग मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। जेन शुआई ने अपने बालों को सहलाया और कहा। इस समय अभी जब खूबसूरत महिला इस तरह देख रही है, जेन शुआई ने सोचा कि हुआन फैंग उस महिला के बारे में बात कर रहे थे। हुआन फैंग अभी भी उसे अनदेखा कर रहा है, अपने मोबाइल फोन को अचंभे में पकड़े हुए है और मुझे नहीं पता कि क्यू निंगशुंग के पास कैसे लौटूं। इस समय जेन शुआई ने हुआन फैंग को अपने सेल फोन को घूरते हुए पाया और कहा, आप क्या देख रहे हैं? फिर जेन शुआई हुआन फैंग का मोबाइल फोन देखने जा रहा है। हुआन फैंग इतना डरा हुआ है कि वो इसे छुपाता है।
अभी भी गोपनीय, हम सभी पुरुष हैं, हम क्या नहीं देख सकते? जेन शुआई ने कहा। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हुआंग फेंग ने अपना मोबाइल फोन दूर रख दिया। कंजूसी, जेन शुआई ने कहा, तो फिर तुम्हें मौका न देने के लिए मेरे भाई को दोष मत दो। उसके बाद जेन शुआई उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए, उसके चेहरे पर मुस्कान आई और नई सुंदरता के पास गया। ये देखकर कि जेन शुआई चला गया, हुआंग फेंग ने फिर से अपना मोबाइल फोन निकाला और टेक्स्ट संदेश फिर से पढ़ा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, हुआंग फेंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसे यकीन था कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा। उसके बाद हुआंग फेंग थोड़ा परेशान रहने लगा। बेशक ये खुशी की चिंता है। पहले मैं एक लड़की थी, जब मैं कॉलेज में था तो मेरी एक गर्लफ्रेंड आसानी से बन गई थी। परिणाम स्वरूप लोग बस मेरे साथ खेलना चाहते थे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन अब जब मेरे पास सुयुमो है तो कई खूबसूरत महिलाएं हैं जिन्होंने मेरे सामने कबूल किया है। क्या इस अवधि में मेरे पिछले 2 दशकों का आकर्षण टूट गया? हालांकि एक और टैंग मिक्स्यू के बाद हुआंग फैंग को लगता है कि उसे सुयुमो के लिए खेद है। यदि कोई और लोग हैं तो क्या वो भविष्य में सुयुमो का शांति से सामना कर सकता है? हालांकि मैंने अपने दिल में 3 पत्नियों और 4 रखेलों के बारे में सोचा है। अगर सुयुमो मुझसे सहमत है तो हुआंग फैंग सुयुमो के दिल को चोट पहुंचाने के लिए सहन नहीं कर सकते। विशेष रूप से जब उसने अपने लिए अपने अंतिम प्रयास छोड़ दिए और अपने शेष जीवन की सारी उम्मीदें उस पर डाल दी, तो हुआंग फैंग को उसके लिए और भी अधिक खेद महसूस हुआ। हो सकता है कि ठंड मेरे लिए महज एक मजाक हो, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। तो हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग को एक संदेश भेजा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? दूसरी तरफ क्यू निंगशुंग संदेश भेजने के बाद हुआंग फैंग के उत्तर का इंतजार कर रहा है। जब मोबाइल फोन संकेत देता है कि कोई संदेश है तो उसे लगता है कि उसका दिल उसके गले और आंखों तक पहुंच गया है, और मोबाइल फोन खोलने और हुआंग फैंग का उत्तर देखने के लिए उसका हाथ थोड़ा कांपता है। जानकारी देखने के पहले सेकंड में क्यू निंगशुंग का चेहरा बदल गया और उसके हाथ नहीं कान पे। इसके बजाय वो हुआंग फैंग के जवाब से बहुत नाराज था। उनमें अपनी बात कहने का साहस था, जो दूसरे पक्ष के मुंह में मजाक बन गया। क्यू निंगशुंग कैसे क्रोधित नहीं होंगे? तो क्यू निंगशुंग ने गुस्से में उत्तर दिया, हाँ। दूसरी ओर हुआंग फैंग क्यू निंगशुंग से ज्यादा बेहतर नहीं है। वो क्यू निंगशुंग के उत्तर का भी इंतजार कर रहा है। क्यू निंगशुंग के उत्तर को देखने के बाद हुआंग फैंग को राहत मिली, लेकिन साथ ही वो थोड़ा खोया हुआ महसूस करता है। पुरुष वास्तव में सस्ते होते हैं। जब वे आपको सच बताते हैं तो वे इसके बारे में चिंता करते हैं। अब ये झूठ साबित हो गया है और निराश हो जाते हैं, हुआंग फैंग ने चुपचाप सोचा। हालांकि उन्होंने तुरंत क्यू निंगशुंग को एक संदेश भेजा, मुझे पता था कि यह एक मजाक था। भविष्य में ऐसा मजाक मत करो। मैं अभी लगभग मौत से डर गया था। तुम मौत से डरने के लायक हो। क्यू निंगशुंग का संदेश जल्द ही वापस आ गया। उसकी आवाज में अभी भी आग थी। मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया। तुम्हें गुस्सा कैसा लगता है? हुआंग फैंग ने जवाब दिया, इस तरह का मजाक नहीं खेला जा सकता। अगर मैं इसे गंभीरता से लूं तो क्या होगा? जब क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग का संदेश देखा तो वो एक पल के लिए झिझके और कहा, क्या आप चाहते हैं कि संदेश अभी सच हो या नहीं? वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 819 नशे में होना। नवीनतम समाचार को देखते हुए हुआंग फैंग को नहीं पता था कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, हम अच्छे दोस्त हैं, हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मूर्ख, क्यू निंगशुंग, जिसने टेक्स्ट संदेश देखा, ने धीमी आवाज में कहा, क्या होगा अगर मैंने वास्तव में ऐसा कहा? अगर हुआंग फैंग ने ऐसा पहले कहा होता तो क्यू निंगशुंग उलझना जारी नहीं रखता। हालांकि क्यू निंगशुंग, जिन्होंने अभी अभी मौत के किनारे का अनुभव किया है, अब इस मामले में खुले विचारों वाले हैं। वो इस बात का अफसोस नहीं करना चाहती कि मरने तक उसने जो सोचा वो नहीं कहा। क्या ये सचमुच एक मजाक नहीं है? हुआंग फैंग ने संदेश देखा और खुद से कहा, लेकिन कोई बात नहीं, क्यू निंगशुंग टांग मिक्स्यू से अलग है। हुआंग फैंग के मन में भी टैंग मिक्स्यू के लिए अच्छी भावना है और वो उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक है। इसके अलावा टैंग मिक्सू ने खुद कबूल किया जब उसे पता था कि उसके पास सुयुमो है, जबकि क्यू निंगशुंग को स्पष्ट रूप से सुयुमो के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। ये सोचकर हुआंग फैंग एक पल के लिए झिझके और क्यू निंगशुंग को एक संदेश भेजा, मेरी एक प्रेमिका है। हुआंग फैंग की जानकारी देखकर क्यू निंगशुंग का दिल जोर से धड़क उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वो हमेशा खुद को सांत्वना देती थी। हुआंग फैंग को देखने से पहले वो हमेशा अकेली रहती थी। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग के शब्दों ने उसकी कल्पना को तोड़ दिया। क्यू निंगशुंग कुछ देर के लिए असहाय लग रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जब हुआंग फैंग ने ये देखने के लिए क्यू निंगशुंग को फोन करने में संकोच किया कि क्या हो रहा है, तो क्यू निंगशुंग का संदेश देर से आया, मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। जबकि हुआंग फैंग को राहत मिली, वो थोड़ा परेशान भी थे। उसे लग रहा था कि जब उसने ये संदेश भेजा था तो क्यू निंगशुंग बहुत परेशान था। मुझे नहीं पता क्यों हुआंग फैंग को ऐसा महसूस हुआ, जिससे हुआंग फैंग असहज महसूस करने लगे। वास्तव में क्यू निंगशुंग इस समय वास्तव में परेशान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाएगी, लेकिन नतीजा यह निकला। क्या देखना है? क्यू निंगशुंग ने कार में अन्य लोगों को उसकी ओर देखते हुए देखा। उसका चेहरा ठंडा था और उसने जोर से कहा, बाकी लोग एक तरफ देखने से डर रहे हैं, लेकिन वे सभी सोच रहे हैं कि इस चाची को क्या दिक्कत है जिसने उसे नाराज कर दिया। क्या बात है, लगता है तुम्हारा मूड खराब है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने तुम्हें भिगोया है। क्या तुमने अपनी बहन को देखा? इस समय जेन शुआई हुआंग फैंग के पास गए और देखा कि हुआंग फैंग का मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने मजाक किया, उसके मुंह में जो लड़की थी, स्वाभाविक रूप से वो सुंदरी थी जो सिर्फ बंदूक से खेलने आई थी। क्या आपका मतलब रात में शराब पीना नहीं है? चलो अब चलते हैं। हुआंग फैंग ने जेन शुआई के शब्दों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो खड़ा हुआ और जाना चाहता था।
हुआन फैंग अब बेवजह परेशान महसूस करता है। वो शराब को शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के बजाय फिर से पीना और नशे में धुत होना चाहता है। अभी जाओ, क्या ये थोड़ा जल्दी है? हुआन फैंग के शब्द जेन शुआई को एक लेंग दे ये बार की ओर इशारा करता है। ये वास्तव में थोड़ा पहले है। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं पहले जाऊंगा, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, चलो, ऐसा लगता है कि तुम आशिक हो। मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा, जेन शुआई ने कहा। उसके बाद वो भी जाने के लिए खड़ा हुआ, चला गया और उस सुंदरता के लिए एक सीटी भी बजाई। दोनों सीधे जेन शुआई के बार में पहुंचे। हुआन फैंग की कार को देखने के बाद जेन